अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला असूल, इफ यू आर बॉर्न पुअर इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। मैं आपको एक गुर बताता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिंदगी में 4 चीजें अगर स्टूडेंट याद रखें तो वो कभी भी उस चीज में फेल नहीं हो सकते। वो क्या है? नजर, खबर, जबर, सबर। लोग सेल्स को बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक समझते हैं, लेकिन आपने बताया कि आपने एक टारगेट 37,000 घड़ियों का लिया और 1 लाख घड़ियां बेच दी, तो मतलब यू आर अ मास्टर सेल्समैन। तो सर अब मान लीजिए कि कल से मैं एक सेल्स की नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे टारगेट मिल जाता है, तो मैं बड़ा दुखी हूँ यार, ये मैंने क्या कर दिया, और तो कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, सेल्स की नौकरी शुरू कर दी। तो सर ऐसे व्यक्ति को आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे करोड़ों में है। सेल्स में बेटा कॉमन सेंस इज द मोस्ट एसेंशियल। कोई सेल्स में, किसी भी ट्रेड में कोई फर्क नहीं। प्रिंसिपल्स आर द सेम इन एवरी ट्रेड। आज की डेट में भी 2025 में बैठ के आप 1970-1960 में इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल कर रहे थे, तो क्या ट्रैवलिंग ने आपकी हेल्प की, आपको एक बेहतर इंसान बनाया या एक बेहतर बिजनेसमैन बनाया? उस समय आप ये कैसे कर पाए सर? मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग हैपन फ्रॉम अप। वही दिल्ली में सर ने आज एक इतना बड़ा लैंड पार्सल सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के लिए दान कर रखा है। साथ ही साथ सर ये भी कहते हैं मैं तो और दान करना चाहता हूँ। 1 करोड़ शेयर खरीदे हुए 1960, 61, 62 भूल गए। आज की कीमत पता है कितनी? 34 करोड़। ओह वाह। वो शेयर 1 करोड़ मैंने अशोक सानी फाउंडेशन में दान कर दिया है। कि शादी भी हो गई है, सब कुछ है, लेकिन तब भी लोग वो कंफर्ट, साथ में रहना, या एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज होना, या मैरिज का नहीं चल पाना, ये भी बहुत एक बड़ी एक समस्या है। इस बारे में सर कुछ? आज क्या है, इट इज नॉट ए मैरिज, इट्स ए एग्रीमेंट। नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं, और इंडस्ट्रियलिस्ट भगवान के आशीर्वाद से दिन पर दिन भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये किया किसने? ये किया एक ऐसी सोच ने, जो सोच सिर्फ अपना भला नहीं चाहती, वो चाहती है कि आप भी उसी तरीके से आगे बढ़ें, और ये पॉडकास्ट भी उसी सोच का एक हिस्सा है। लेकिन कल एक बड़ा गजब की चीज हुई। मैं एक इवेंट में गया और एक ऐसे सज्जन से मिला जिन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ और सिर्फ इसलिए डोनेट कर रखी है कि वहां पे कुछ मीनिंगफुल कर सकें, और वो बहुत सालों से वहां करते आ रहे हैं। एक फाउंडेशन बना रखी है, मैं अभी नाम आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको सब पता चलेगा धीमे धीमे, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। उनकी स्टोरी सुन के आपको ना ही सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ मजा भी आएगा। सो आज हम मिलेंगे श्री अशोक साहनी जी से, जो कि स्विस ब्रांड, स्विस मिलिट्री के 40 मुल्कों के चेयरमैन हैं। एक ऐसे प्राउड इंडियन जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा करना ही नहीं चाहते, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप सबका भला हो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। सर मेरा पहला सवाल, जो मेरे दिमाग में आता है कि इतनी बड़ी आपने फाउंडेशन बना रखी है जिससे इतने लोगों का भला हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है इसकी? आपने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और अगर आप चाहें पर्सनल लेवल पे कुछ डोनेशन देके आप उस जज्बे को ऐसे ही पा सकते हैं, लेकिन आपने अब इतनी बड़ी लैंड, और एक्टिवली आप इस समय तक लगे हुए हो, क्यों सर? ऐसा है दोस्तों, मेरे प्यारो, उर्दू शायर छोटा मोटा होने के नाते सबसे पहले मैं आप सबको एक दुआ देता हूँ। महकता रहे जिससे तुम सबका गुलशन, महकता रहे जिससे तुम सबका गुलशन, प्रभु से वो अमनो सुकून मांगता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी, पाकिस्तान से हम लोग आए, बड़े पढ़े लिखे एलीट क्लास के लोग थे, मेरे दादाजी सेशन जज थे, लेकिन इंडिया में आके हम एक छोटे से गांव में बस गए जहाँ पर हमारे पास बिल्कुल दौलत नहीं थी, और मेरे पिता की डेथ जब मैं 19 साल का था तो हो गई, और मुझे 9 आदमियों को पालना था। दादाजी, उनके भाई, हम 4 भाई थे, माँ थी, तो कोई ज़रिया आमदन का था नहीं। तो मैंने अखबारें बेची, मैंने सब्जियां बेची, लेकिन मैंने कभी भी अपना हाथ ऐसे नहीं किया। मैं ग्रेजुएट हूँ इन मैथमेटिक्स, आई डिड MA 5th ईयर, और उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर सुनील दत्त एक्टर हमारे साथ वाले नेबर थे, हम एक ही दीवार हमारी कॉमन थी। अच्छा।
दोनों असूल से बड़े हुए, दोनों ने कस्में खाई कि सारी उम्र दारू नहीं पिएंगे, सारी उम्र कभी हम लोन नहीं लेंगे, सारी उम्र हम कभी रिश्वत नहीं लेंगे। और चौथा मेरी माँ ने एक और ऐड किया था कि वुमनाइज नहीं करेंगे। एंड आई एम ग्लैडली टेलिंग यू कि एक्सेप्टिंग माई वाइफ, टिल टुडे मैंने कभी दारू नहीं पिया, मैंने 1 रुपया बैंक से लोन नहीं लिया, और ना ही जो मैं तीसरी बात बोल रहा हूँ बिल्कुल सीधे। और परमात्मा ने मुझे, जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने मुझे 32 रुपये दिए, मैं दिल्ली आ रहा था। तो माँ ने पूछा कि बेटा 32 रुपये लेके तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे, क्या है तेरे पास? मैंने कहा माँ मेरे पास कॉन्फिडेंस है। माँ ने जवाब दिया जा बेटा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बड़ाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी चीज़ें देख के सबसे पहला असूल, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। भगवान ने हमारे को 2 हाथ ताकत के रूप में दिए हैं, बुद्धि एक छानी के रूप में दी है। तो अपनी लाइफ को आप उस ताकत के और बुद्धि से जो बनाना चाहो, डॉक्टर धर बनना चाहते हो कि आप जैसा बनना चाहते हो, कि इंडस्ट्रीज बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना, ये आपके ऊपर है। उसके लिए मैं आपको एक गुर बताता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए खासकर। ज़िंदगी में 4 चीज़ें अगर स्टूडेंट याद रखें तो वो कभी भी उस चीज़ में फेल नहीं हो सकते। वो क्या है? नज़र, खबर, जबर, सबर। नजर, खबर, जबर और सबर। सबर। अब मैं व्याख्या करता हूँ कि ये जी क्या है। जी। नज़र इज़ कि आप क्या बनना चाहते हो। सबसे मुश्किल काम हमारी लाइफ में क्या है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो, लोगों को यही नहीं पता। तू बीए कर रहा है, यार मैं भी बीए कर लेता हूँ। तुम्हारी मेंटालिटी हो रहा है, वातावरण हो रहा है, मेरा वातावरण हो रहा है। मुझे देखना है कि मुझे क्या बनना है। सबसे पहले सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो, दैट इज नज़र। जब तुमने ये तय कर लिया कि क्या बनना चाहते हो, फिर है खबर। फर्ज करो मैंने डायल इंडस्ट्री लगाई, आई वॉज द ओनली वन जिसमें इंडिया में पहला आदमी 1972 हमने डायल इंडस्ट्री लगाई, जब इंडस्ट्री के मामले में कोई जानता ही नहीं था, अकेला आदमी ने लगाई। आज मेरे पास 1500 आदमी है। लेकिन फिर मेरे को नज़र और उसके बाद ही खबर कि डायल बनता कैसे है, कहाँ पैदा होता है, क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके लिए मैंने स्विट्ज़रलैंड 2 साल नौकरी करी फ्री, एक लैंगेडॉर्फ वॉच कंपनी थी, इस एम से कि मुझे डायल बनाना है। वो नौकरी के बाद उन्होंने बोला था 37,000 घड़ी बेच के आओगे तो तुम्हें सैलरी मिलेगी। मैं 1,67,000 घड़ी बेच के आया। मेरी सारी बुक्स में मेरी स्टोरी है, आप पढ़ना। जी 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 सर। जब मैं ये बेच के आया तो मालिक ने बोला कि मैं इतना खुश हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। मैंने कहा जो मैं मांगूंगा तुम दोगे नहीं। उसका मैं प्रॉमिस करता हूँ जो मांगोगे दूंगा। मैंने कहा मुझे डायल की ट्रेनिंग चाहिए। वो कह लगा ये मैं नहीं दे सकता, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का रूल है कि आप किसी को, जो हमारी इंडस्ट्री की, वी आर ऑर्थोडॉक्स पीपल, हम टेक्निकल नो हाउ नहीं देते। मैंने कहा जी मैं काम मांग रहा हूँ, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मांग रहा हूँ, मेरे को तो नौकरी करने के लिए आप जगह दे दो कि मैं 6 महीने यहाँ काम कर सकूँ। उसने कहा ये तो आप कल से कर सकते हो, मैं फ्री सेवा करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो 6 महीने मैंने स्विट्ज़रलैंड में एक एक प्रोसेस खुद देखा और खुद अपने हाथ से किया। आई एम 87 years old today. I'll be on the 88th birthday on 1st of July. आज भी मेरी फैक्ट्री में कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है तो बुढ़े के पास आते हैं कि सर ये ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्यों? मैंने अपने हाथ से काम किया हुआ है। तो नज़र, खबर, कोई भी काम करो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लो, बिकती कहाँ है, पैदा कहाँ होती है, क्या क्या चाहिए, पैसा कितना चाहिए, तब शुरू करो। तीसरा है जबर, डायनेमिज्म। जब आपने ये सोच लिया क्या करना चाहते हो, फिर आपने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद उसके पीछे जुट जाओ, बिल्कुल डायनेमिज्म, बिल्कुल इधर उधर देखो ही नहीं। फेल होगे 4 बार 5 बार, चिंता मत करो, चलते जाओ, कामयाब होगे। और लास्ट है सब्र। ये सब करने के बाद फिर सब्र करो। मैं उर्दू लिखता हूँ इसीलिए कि वफादारी से कर मेहनत, खुद अपने ही भरोसे जी, खुदा को याद रख,
मंजिल खुद चल के तेरे सामने आएगी। क्या बात है सर। आपने ये 4 चीज़ें कर ली। हमारे में नुक्स क्या है कि हम इधर से कोई चीज़ सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। जी। जैसे आपने अभी बोला कि जी कल सानी साहब से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या क्या बातें सुनी तो आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हाँ, जनरल, एक जन बिल्कुल सही। इन जनरल। हम्म, तो मेरी क्या नेचर है कि मैं कोई चीज़ सुनता हूँ, हम्म, उस कोटेशन को अगर सुनता हूँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज ओरिजिनलिटी? ओरिजिनलिटी। व्हाट इज ओरिजिनलिटी? ओरिजिनलिटी इज समथिंग विच इज डन फर्स्ट टाइम, जो शायद पहली बार किया गया है, नहीं? ओरिजिनलिटी is a fine art of remembering which you read somewhere and then forgetting where you read it. So it becomes your own original. Exactly, right, You understand? right. तो आपने जो भी चीज़ पढ़ी उसको, मैंने पहले दिन हम्म, जब मैं घड़ियां बेचने गया तो मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी डेल कार्नेगी की। जी। फर्स्ट कोटेशन इन माय लाइफ आई रेड। हम्म, वो क्या लिखता है कि इन योर लाइफ बी लाइक ए पोस्टेज स्टैम्प, ओके। इट स्टिक्स टू वन थिंग टिल इट रीचेज देयर। हम्म, जब तक पोस्टेज स्टैम्प अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचती, वो अपने लिफाफे को नहीं छोड़ती। मेक इट योर लाइफ। सर इससे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि पहले मैंने और सवाल सोच के रखे थे, लेकिन क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ये, हम लोग सर बहुत सारी सेल्स ट्रेनिंग करते हैं, हमारा मेन काम वो भी है, और लोग सेल्स को बड़ा ही डिफिकल्ट एक टॉपिक समझते हैं, लेकिन आपने बताया कि आपने एक टारगेट 37,000 घड़ियों का लिया और 1 लाख घड़ियां बेच दी, तो मतलब यू आर अ मास्टर सेल्समैन। तो सर अब मान लीजिए कि कल से मैं एक सेल्स की नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे टारगेट मिल जाता है, तो मैं बड़ा दुखी हूँ कि यार ये मैंने क्या कर दिया, और तो कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, सेल्स की नौकरी शुरू कर दी। तो सर ऐसे व्यक्ति को आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे करोड़ों में है। ऐसा है कि यहाँ तुम्हारी कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर जॉब ही काम आती है। अच्छा सर। मेरे साथ मेरा बॉस मुझे सिखाने गया, मुझे घड़ी का पता ही नहीं कि क्या होता है, ABC नहीं मालूम, पर मैंने कॉमन सेंस यूज़ की। जब हम गए तो पहले जब पहुँचे तो उस एजेंट से पूछा भाई ऑर्डर दो, ये उन्होंने द पॉलिटिकल सिचुएशन इज वेरी, हम वी वेंट टू एडन। ओके। उसने एक पीस का ऑर्डर नहीं दिया, हमारा खर्चा हो गया, नाम मेरा बदनाम हो रहा है। मैं सारी रात सोया नहीं कि झूठ बोल रहा है, मेरी निगाह कह रही है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके पास ऑर्डर है लेकिन ये पैसा नहीं लगाना चाहता। हम नेक्स्ट ऑर्डर में नेक्स्ट जगह पहुंचे। स्विट्जरलैंड वाले बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। खाना पीना होने के बाद जब बारी आई, कुवैत पहुंचे हम, लेबनान जी। तो लेबनान का मालिक आया, तो उसने अल्टीमेटली पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा एडन। तो उसने कहा जी व्हाट बिजनेस डिड यू हैव एट द लास्ट स्टेशन। तो मेरा मिस्टर पेरिनो बास था, तो नेचुरली वो तो सच बोलता है, तो बोलने लगा कि नो नो, मैं समझ गया वो बेड़ागर करेगा, मैं इंडियन हूँ। तो मैंने बोला मिस्टर पेरिनो सॉरी आई फॉरगॉट माई सैम्पर इन माई रूम, कैन यू ब्रिंग इट। अब सेल मार्केट मैनेजर मेरे साथ है, वो मेरी तरफ देखता है कि उल्लू का पट्टा स्टूडेंट मुझे ये बोल रहा है, पर वो चला गया। मैंने उसको बोला देख भाई तुम्हें लैंको से कमाई है? तो मैंने कहा ये तेरे को चेंज करने आया है। क्यों? मैंने कहा तेरी कंट्री से कोई आदमी गया था स्विट्जरलैंड, क्या नाम था उसका, वो कहता है अलगवाशी। मैंने कहा अलगवाशी, मुझे क्या पता अलगवाशी क्या है। द पास्टर टोल्ड मी ही इज गोइंग फॉर हज। मैंने कहा यार वो गया था, तो अब ये तेरे को बोलेगा कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला, तो ये तेरी एजेंसी चेंज करके उसको दे दे। इतने में वो आ गया मिस्टर सानी, योर ट्रेड नॉट, सॉरी सर इट इज हियर। अब वो अपनी शुरू हो गया कि नो नो वी डिडंट गेट एनी बिजनेस। तो वो मेरी तरफ देखता है, भाई तुमने बचा लिया। उस आदमी अकेले ने 60,000 घड़ी का ऑर्डर दिया। ओह माय गॉड। जब वो चला गया, मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था घड़ी ABC क्या, क्योंकि मेरे को सीखने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने कहा कहता यार मिस्टर सानी आई डोंट अंडरस्टैंड, एडन आई वेंट फॉर बिजनेस, उसने बिजनेस दिया नहीं, और यहाँ आई वेंट एज ए कर्टसी कॉल, ये तो एक हफ्ता पहले स्विट्जरलैंड था, तो इसने 60,000 घड़ी क्यों लिया और 25 पैसे और 25 सेंट और महंगा लिया। मैंने उसको सारी कहानी बताई। उसने बोरिया बिस्तरा बंद किया। मिस्टर सानी यू डोंट नीड अस, वी नीड यू। अपनी कॉमन सेंस आपने यूज करी। अब जब जिस मुल्क में जाओगे उसकी जो मेंटेलिटी है वो मुझे बताओगे कि आपने बिजनेस कैसे किया, वो आदमी कैसा है। तो मैं आपको थोड़ा 1 मिनट और लेता हूँ। हाँ प्लीज। यहाँ स्टोरी एंड नहीं हुई। अच्छा। मेरे को 60,000 पीस का ऑर्डर मिल गया। फिर मैंने उससे सीखा कि घड़ी की कीमत क्या है, मॉडल क्या है, ये वो। इतने में हम कुवैत गए। डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसने 10-12 हज़ार घड़ी मांगी,
तो मेरा कोटा नहीं, जो मैं चाहता था नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि हर कमरे में शेख की फ़ोटो लगी हुई थी। अच्छा। मैंने उनसे पूछा भी ये क्या है? वो कहने लगे जी वो तो रूल है कि हर घर में शेख की फ़ोटो। मैंने कहा यार मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकती है शेख से? कहने लगे वो तो 2 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। मैंने कहा ज़रा फ़ोन तो मिलाओ। मैंने एक शेर सुनाया उनको, शेख को, शेख नहीं उसकी सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी को। कहने लगे सर इट्स नॉट पॉसिबल, कोई टाइम लगेगा। मैंने कहा यार एक काम करो, मैं उनके लिए एक स्पेशल घड़ी लाया हूँ। उनको मेरे को मालूम था कि उसके हरम में कोई 200 लड़कियां थी, वेरी फॉन्ड ऑफ गर्ल, और घड़ियों का शौकीन था। उनके लिए लाया था, कोई तकरीबन 20 लाख की घड़ी है उन दिनों में, 1960। ओह माय गॉड। तो मैं तकिए में रख रख के डर के सोता हूँ, चलो किसी और शेख को दे दूंगा। उसने अपॉइंटमेंट किया जी, नेक्स्ट मॉर्निंग अपॉइंटमेंट मिल गई। वो घड़ी तो बिकी गई। तो उस शेख ने मुझे बोला कि वो आपने वो शेर बोला था वो सुनाओ। आपको शेर सुनाता हूँ, हाँ, समझ नहीं आएगी, प्लीज मीनिंग समझाऊंगा। जी जी जी। आना न मेरी कब्र पर हमराहे रकीबा, रकीब को लेके भी, रकीब बोलते हैं दो लड़के एक को प्यार करते हैं तो वो आपस में रकीब हुए। तो शायर कहता है कि मेरे कब्र पर भी मेरे रकीब को लेके नहीं आना, मतलब मेरे सामने तो लाना ही नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में भी ले आना। वो कहता है मरहबा मरहबा मरहबा, खुश हुआ। तो मैंने कहा आना ना मेरी कब्र पर हमराहे रकीबा, कि मुर्दे के मुसलमान को जलाया नहीं करते, मुसलमान के मुर्दे को दफनाते हैं। और अगर तुम उसको लेके मेरी कब्र पर आओगे तो मैं जलूंगा, विच इज अगेंस्ट माई रिलीजन। उस आदमी ने, शेख ने मेरे से 5 बार वो शेर सुना, मरहबा मरहबा। उन दिनों कैसेट तो होते नहीं थे। फिर उसने लिखा। अच्छा। तो मैंने कहा शेख मैं देख रहा हूँ कि हर घर में इक्वेशन हो गई ना, मैं एक गुरु जैसा हो गया उसका। जी जी जी। तो मैंने कहा हम हर घर में तेरी फोटो देखता हूँ, क्यों? इट्स रूल, शुक्रन, मतलब कि ये परवरदिगार का शुक्र करने के लिए वो मेरे थ्रू फोटो दिखाते। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ऐसा आइडिया देता हूँ कि हर रिस्ट पर तेरी फोटो। वो कैसे? मैंने कहा आई विल गिव यू अ वॉच विद योर फोटो ऑन द वॉच। मालूम है मुझे कितने पीस का ऑर्डर मिला? 1 लाख पीस का। ओह वाओ। आपने मेरे से पूछा तो सेल्स में बेटा कॉमन सेंस इज द मोस्ट एसेंशियल। कोई सेल्स में, किसी भी ट्रेड में कोई फर्क नहीं है, प्रिंसिपल्स आर द सेम इन एवरी ट्रेड। आपकी लगन, आपकी सच्चाई, कोई भी चीज करनी हो उसकी आपकी डेडिकेशन, ऑनेस्टी, और पूरी तरह उसमें जुट जाओ, फेल हो ही नहीं सकते। सर इससे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे बहुत लोगों की मदद भी होगी। क्योंकि अगर आप किसी को पैसा कमाने में, जो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि गरीब पैदा होना जो है वो आपके हाथ में नहीं है, पर मर जाना एक गुनाह है, वो गुनाह है। तो इससे बड़े लोगों की मदद मिलेगी सर। कि अब उस जमाने में, मैं आप सर बात करें 1970s की, इसमें आधे से ज्यादा लोग तो 1960, I started at 59। तो ज्यादातर लोग तो सब देवर नॉट इवन बॉर्न जब आप ये 1 लाख घड़ियों का ऑर्डर आप उठा रहे थे, और वो भी उठा रहे थे कुवैत में और स्विट्जरलैंड में, और आप उसी की बदौलत आज मैं चेयरमैन हूँ जी। तो सर मेरे दिमाग में आता है कि हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक एक बार भी विदेश तक नहीं गए होंगे, आज की डेट में भी 2025 में बैठ के। आप 1970 1960 में इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल कर रहे थे। तो इसमें मेरे 2 सवाल है। पहला, क्या ट्रैवलिंग ने आपकी हेल्प की, आपको एक बेहतर इंसान बनाया या एक बेहतर बिजनेसमैन बनाया? नंबर 2, उस समय आप ये कैसे कर पाए सर? क्योंकि आपकी जो पूरा पहले की स्टोरी है वो आप मतलब you were from a rich family but then you become poor, and then how did you start doing these big deals? उस समय 20 लाख की घड़ी। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि एवरीथिंग हैपन्स फ्रॉम अप। बिल्कुल। हम लोग जो मर्जी बोल लें, हम खुदा को माने ना माने, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। और इन माई पर्सनल केस तो वो हर जगह प्लेट लेके बैठा होता है। मैं नेवी में गया थोड़े दिन के लिए, वहाँ भी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि दारू नहीं पीता था। वहाँ एक लड़की आई, बड़ी खूबसूरत लड़की, ये आप यहाँ बाद में काट देना, पर आपको नहीं सर, क्यों काटे? वो उसको मैंने जोक सुनाए, कहानियाँ सुनाई, रिलीजन बातें की, तो वो कहती है अशोक आइदर यू आर ए जीनियस और यू आर ए फ्रॉड। अच्छा। मैंने कहा मैं फ्रॉड? नो नो, हाउ इज इट पॉसिबल? यू सिंग इंग्लिश सॉन्ग, रॉक 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 एवरीबॉडी, यू सिंग सो ब्यूटिफुली। फिर रिलीजन की बात करती हूँ, यू नो एवरीथिंग अबाउट रिलीजन,
you joke so beautiful. How is it possible for one man to know all that? मैंने कहा एक काम कर, पहले ये बता भाई, ब्यूटीफुल गर्ल लाइक यू, अब मेरा अभी कुआरा था, बातचीत हुई नहीं थी, लड़की बहुत खूबसूरत, स्विस गर्ल। ओके। मैंने पूछा भाई तेरे जैसी खूबसूरत लड़की लंदन गई, उसने किसी से पूछा कैन यू टेल मी द वे टू द चर्च? यस आई कैन टेल यू, गिव मी अ किस एंड आई टेल यू। 10 साल बदमाश बुढ़ा। एक जवान से पूछा तेरे जैसी खूबसूरत लड़की ने, उसने भी यही जवाब दिया, गिव मी अ किस एंड आई टेल यू। बच्चे से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। नाउ यू टेल मी हेलना, why did everybody ask the same question for a beautiful girl like you? I don't know. You tell me. Okay, give me a case and I'll tell you. तो उसने चूंटियां मार मार के मेरी जान खा गई। You naughty fellow, Ashok. Now you have to come to Switzerland. मैंने कहा देखो हेलन, मैंने अभी 900 रुपया देना है इनका, नेवी वालों का, मर्चेंट नेवी में मैंने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग में 900 रुपया लग गया है, तो मैं तो वही दे नहीं पा रहा, मैं स्विट्जरलैंड कहाँ से आऊँ? कहता हूँ आई विल सेंड यू टिकट। मैंने कहा साल गुजर गया, मैंने नौकरी कर ली पूसा इंस्टीट्यूट में, मेरे को फर्स्ट क्लास 250 रुपये की नौकरी मिल गई एज ए गजेटेड ऑफिसर। 1 साल बाद आई गेट ए पीटीए, उस लड़की ने मुझे टिकट भेजी, ऊपर वाले की मेहरबानी जी, मैं स्विट्जरलैंड चला गया। तब तक आप पहले विदेश नहीं गए थे सर? मतलब मर्चेंट नेवी में थे तो? ना कभी नहीं, मैं तो यहीं नौकरी करता था। अच्छा। मेरे को घड़ी की लाइन भी नहीं मालूम नहीं थी। अच्छा। लाइन में नहीं आया था। अच्छा। उसकी वजह से मैं स्विट्जरलैंड गया तो मुझे पता लगा वो लैंगेंडा वॉच कंपनी की मालिक की बेटी थी। ओह माय गॉड। यहाँ उसने कभी बोला भी नहीं। अच्छा। मुझे क्या पता कि कौन लेडी है। हाँ। उसके बाप ने देखा, उसकी बड़ी तारीफ करी कि मेरा लड़का है, क्या जोक करता है, क्या मजाक करता है। वो मुझे मिला तो उसने कहा कि यू आर सच ए स्मार्ट फेलो, व्हाई डोंट यू सेल आवर वॉचेस? ओके। तो मैंने कहा मिस्टर कॉफमैन, मुझे तो वॉच का एबीसी नहीं, उसके दैट यू लीव, मैं मैनेजर अपने साथ भेजूंगा, he will teach you how to do it. अच्छा। That is how I came into the industry. उसके बाद फिर मैंने कॉमन सेंस यूज कि मेरे को या तो दौलत मांग सकता था, 10,000 फ्रैंक दे दो, ये भी कह सकता था इस छोकरी से मेरी शादी करा दो, पॉसिबल है ना? एग्जैक्टली। लेकिन वो लड़की चाहती है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं ना, मैं तो जोक करना आसान बात है। तो उसकी जब बात हुई तो मैंने ये मांगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस चाहिए। माई माइंड डिसाइडेड कि बजाय इनसे कोई ऐसी चीज मांगने के, वो मांगो जो तुम्हारा फ्यूचर बना दे। Exactly. वो मैंने मांगा कि मुझे डायल की ट्रेनिंग चाहिए, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि इन माई होल लाइफ आई विल स्टिक लाइक ए पोस्टेज स्टैम्प, मैं इसी लाइन में सारी उम्र रहूंगा। एंड फ्रॉम 1960 टिल टुडे मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस का फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। राइट सर। उर्दू की डॉक्टर हुसैन हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनका चीफ पैटर्न हूँ फॉर द लास्ट 40 ईयर्स बिकॉज ऑफ उर्दू पोइट्री। तो मेरी एक आदत है कि जो भी कोटेशन मैं एक बार पढ़ता हूँ उसके ऊपर मैं अमल करता हूँ, इधर से सुन के उधर से निकालता नहीं। राइट। मैंने पहला शेर पढ़ा था कि माना के इस जहान को ना गुलजार कर सके, माना के इस जहान को ना गुलजार कर सके, कांटे कुछ कम ही कर गए गुजरे जिधर से हम। वाह क्या बात। तो मेरा दिल ये था कि मैं भी जिंदगी में अगर मेरा भला हो रहा है, परमात्मा कर रहा है, तो मैं भी किसी लोग का भला करूं, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं थी, अभी तक तो काम नहीं हुआ ना। अब आप चाहेंगे कि मैं बताऊं कि कैसे शुरू हुआ ये? जी सर। उससे पहले सर मैं एक छोटा सा पॉइंट और, आपकी डिसीजन मेकिंग पे मैं एक और चीज सर बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, वहां से आपको किसी रैंडम व्यक्ति ने एक टिकट भेजा, अब आप एक नई कंट्री पहुंच गए और वहां पे आप पहुंचते हो, फिर आप एकदम से ये पुरानी लाइफ छोड़ के वहां पे काम करना शुरू कर देते हो। ये बहुत लोग के लिए आसान नहीं है करना। तो नहीं, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं। अच्छा, नौकरी नहीं छोड़ी थी आपने? अच्छा अच्छा। मैं तो सैर करने की भावना से गया था। अच्छा। जब उन्होंने मुझको अपॉर्चुनिटी दी जी कि तुम्हारे को मैं ये सेल्स सिखाता हूँ एंड देन आई विल गिव यू एजेंसी फॉर दिस एरिया, उसके लिए मैंने मेहनत करी। ओके। मेरे को फ्यूचर नजर आया कि वहां तो मैं नौकरी करता रहूंगा, मैनेजर बन जाऊंगा, कहाँ तक पहुंचूंगा जी। यहाँ फ्यूचर है, एक इंडस्ट्री लगाऊंगा मैं सीख के, और इंडस्ट्री में तो मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। ओके। उसके लिए मैंने वहां पर ट्रेनिंग लिया, और जो भी आदमी का डिसीजन होता है दिलाने वाला फिर वो है, अपॉर्चुनिटी भी वही दिलाता है जी, मौके भी वही बनाता है जी। फिर मैं धीरे धीरे इंडस्ट्री में चलता रहा। डायल बनाना कोई आसान तो नहीं है, लेकिन बड़ी मेहनत करी है मैंने। लाइफ में 7 फैक्ट्रियां खरीदी हैं डायल की, रनिंग फैक्ट्री, 2 फ्रॉम स्विट्जरलैंड, 2-2 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री।
उनको सारों को कंटेनर में लेके नेवी वाले दोस्त बन गए थे, उन्होंने कंटेनर फ्री देने शुरू किए, उनमें मशीनें भर के लाता था। 5 फैक्ट्रियां मैंने चाइना, ताइवान और कोरिया से खरीदी, 2 फैक्ट्री स्विट्ज़रलैंड से खरीदी, सारी मशीनें यहाँ लेके आया, वहाँ से टेक्नोलॉजी स्विट्ज़रलैंड ताइवान की अलग ली, फिर मैं जाता था ताइवान की टेक्नोलॉजी स्विट्ज़रलैंड को देता था कि ये तुम डायल बना रहे हो, इतनी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, इसकी बजाय ये करो। तो वो कहते थे ओ कमाल है मिस्टर सानी, नाउ यू वांट सम हेल्प, फिर वो मुझे कोई नई चीज़ बताते थे। तो मैं दोनों टेक्नोलॉजीज़ को एक दूसरे को एक्सचेंज करता रहा। चाइनीज़ जो थे वही सिल्वर करते थे, वो क्या करते हैं पहले डायल को ब्रश किया फिर प्लेटिंग करते थे, तो प्लेटिंग 10 सेकंड चाहिए। स्विस क्या करता था कि पहले प्लेटिंग करता था और फिर ब्रश करता था, तो चांदी जो है 90% उतर जाती थी लेकिन लास्टिंग ज़्यादा होती थी, उसके ऊपर लेकर हो जाना है। तो वो टेक्नोलॉजी से दे सेव्ड अबाउट 35% मनी स्विस पीपल, व्हिच इज ह्यूज। तो दे मेड मी फादर ऑफ डायल इंडस्ट्री इन इंडिया। आई वाज नोन एज फादर ऑफ डायल इंडस्ट्री इन इंडिया। वाओ। टुडे आई एम नोन एज द पितामह ऑफ हॉरोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। यस। इसी से बड़ा हुआ हूँ, पर मैंने अपने एम को कभी छोड़ा नहीं। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप एक बड़े रिनाउंड राइटर भी हैं और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी सबसे मतलब जिसको मैं हल्की वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वजन में हल्की लेकिन दम में बहुत ज्यादा किताब पढ़ने का, जो जिसमें चुटकुले लिखे हुए हैं। मुझे बड़ा मजा आया सर वो किताब पढ़ के कि और आप लोग पढ़िएगा उसको, हम लिंक्स डाल देंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन में कि आपका कभी भी आप रील देखते हो ना, उससे बेहतर वो किताब उठाना और उसमें छोटे छोटे चुटकुले बहुत ही बेहतरीन। जैसे मैंने एक बड़ा अच्छा सर मुझे पसंद आया था कि एक व्यक्ति बैठा होता है और वो रोटी होती है, तो एक रोटी खा रहा है और साथ में मुर्गे को खिला रहा है, फिर रोटी खा रहा है मुर्गे को खिला रहा है, तो दूसरा आदमी उससे पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, कह रहे हैं मैं मुर्गा रोटी खा रहा हूँ। इस तरीके के उसमें चुटकुले हैं। बेटा जोक में कुछ नहीं है, जोक इज योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट इट। एग्जैक्टली। मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब जरा माचिस सिगरेट देना, सिगरेट लगाई माचिस देना, मेरे पास नहीं है। भाई साहब जरा माचिस देना, कहते मेरे पास नहीं है। भाई साहब जरा माचिस देना, मेरे पास नहीं, कहते रहने तो कमीनों में आपने निकाल लेता। तो जोक में इट इज हाउ यू प्रेजेंट इट। अब जैसे आप बैठे हो तो कोई आदमी बोलता है कि पंजाबी समझते हो आप समझते हो पंजाबी? नहीं सर, नहीं समझते। तो मूत्राओ बोलते हैं पेशाब करके आओ जी, तो यार मेरी फोटो खींचो, गया कैमरामैन ने फोटो लगाई सारी, तो वो कहते हैं मूत्राओ जी। तो यार ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर है, इसे कैसे पता लगा मुझे पेशाब करने, चला गया। वो बेचारा फिर आया, वो फिर कहने लगा जी मूत्राओ जी। तीसरी बार उसे मालिक को बुलाया, मैं कहता हूँ फोटो खींचो, ये मुझे कहता है मूत्राओ जी। कहता है जी मैं भूल गया आपको बताना, ये तोतला है, ये कह रहा है मुस्कुराओ जी। तो जोक्स में जोक जो है ना एक्चुअली कुछ नहीं, इट इज जस्ट हाउ यू प्रेजेंट इट। लेकिन उससे सर लिखने वाले का एक वो समझ में आता है कि अच्छा आप डाइवर्सिटी देखिए, एक तरफ आप इतना हल्के मतलब प्यारी चीजें लिख रहे हैं, जोक्स लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप शेरो शायरी लिख रहे हैं। नहीं एक्चुअली आई एम ए डिवोटी ऑफ गॉड। मेरी जो बेस्ट किताब है आपने देखी नहीं है, इट इज वाई। हम लोग ये क्यों करते हैं कोई सोचता ही नहीं है। एग्जैक्टली। प्रथा चल गई है जी। पंडित जी आए, उन्होंने मुझे टीका लगाया, सर वो चावल लाना पर टूटे हुए ना, अक्षत नहीं होने चाहिए। मैंने कहा पंडित जी टूटा हुआ चावल हो तो क्या होगा, टीका ही तो लगाना है। नहीं सर वो तो पूरा होना चाहिए। तो मैंने पूछा पंडित जी कोई कारण है कि ये तो प्रथा है जी। तो प्रथा नहीं है पंडित जी, हम कहते हैं कि अगर तुमने अपने आप को टीका लगवाना है भगवान के नाम का, तो अपने आप को संपूर्ण उसको अर्पण करो, आधा नहीं। हे भगवान मेरे बेटे को पास कर दे तो मैं छतर चढ़ाने आऊँगा, तो ये तो बिजनेस हो गया ना। एग्जैक्टली। आप कहो कि भगवान मेरी बेटी मेहनत कर रही है, अगर वो इसके काबिल हुई तो उसको कामयाब कर। मेरा बेटा छोटा एक्टर था, ही केम इनटू 10 मूवी। एक दिन मैं आई वाज इन हंगरी, तो मैंने रात को ना दुआ की, परमात्मा मेरा बेटा कामयाब क्यों नहीं हो रहा, 10 साल हो गए उसको। मेरे अंदर से एक शेर निकला, तो उसने लिखा किसी के लिए रंग लाए क्यों खुदा से तेरी दुआ, किसी के लिए क्यों पूरी हो, किसी के लिए रंग लाए क्यों खुदा से तेरी दुआ, शायद वो इस दुआ का हकदार ही ना हो। एंड इट वाज ट्रू।
माई सन इज नॉट एन इमोशनल पर्सन, ही कैन नॉट इमोट, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, पर इमोशन जो है, आप मेरे को बोलो 2 मिनट में मैं रोना शुरू कर दूंगा, अभी बैठे बैठे हंस रहा हूँ, अभी रोना शुरू कर दूंगा। इमोट करना हर एक के बस की नहीं है, वो एक्टर नहीं बन पाया। तो हम लोग कई चीज़ें हमारी फेवर में होती हैं। आज वो एमडी है कंपनी का, अगर वो नहीं होता तो मेरी स्विस मिलिट्री यहाँ पहुँचती नहीं जहाँ पहुँची हुई। राइट। नाउ इज ए लिस्टेड कंपनी, आई स्टार्टेड एज ए ब्रांड ओनली, टुडे स्विस मिलिट्री इज ए लिस्टेड It's a कंपनी इन listed इंडिया company. ऑन द एक्सचेंज, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड। राइट सर। तो परमात्मा जो भी करता है ना, हम उस टाइम हमको लगता है कि क्या जुल्म हो गया मेरे साथ, लेकिन वो सोच के देता है। शायद उसने मेरे एक हाथ से कोई चीज़ ली क्योंकि मुझे 2 हाथों से देना चाहता है, ये कम है, वो मुझे इतना देना चाहता है। आप जिंदगी में अगर, मेरे हिसाब से मैं शेर लिखता हूँ वो जो दिल से निकले हों और उन पर अमल करता हूँ। आपको शेर सुनाता हूँ जो बेनिफिशियल टू एवरीबॉडी, अगर ये सीख सको जी। कुछ इस तरह से जिंदगी को मैंने आसान कर लिया, कुछ इस तरह से जिंदगी को मैंने आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। वाह, क्या बात है। मैंने झगड़ा नहीं किया किसी से। दूसरा शेर, आपने बशीर बदर का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना सर। बहुत अच्छे राइटर हैं जी। मैंने उनको बुलाया जब किताब रिलीज करी, शेखावत साहब ने अपने घर से करी, 5 प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट थे, बुक में फोटोज हैं। जी 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 जी। मैं तो सानी साहब आ नहीं सकता, मैं दुशाला लूँगा, बीवी के साथ एयर टिकट लूँगा, 2 दिन का 5 स्टार का किराया लूँगा। मैंने कहा बशीर भाई, मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि 5 प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और ये शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। अरे 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 सानी भाई, मैं आ रहा हूँ। वो आए, उनका शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, मोहम्मद भाई हैं, मुसलमान भाई, दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे, दोस्त हो जाएं आपस में तो शर्मिंदा ना हो। वाह, सही बात। कि इवन दुश्मनी में भी ऐसे वर्ड मत बोलो। मैंने कहा बशीर भाई, मैं इससे ऊपर लिखता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, और मैंने ये किया है, अदू पर, दुश्मन पर, अदू पर इस कदर एहसान पर एहसान करता जा, दुश्मन पर इस कदर एहसान पर एहसान करता जा कि दुश्मन दोस्ती करने पे खुद मजबूर हो जाए। क्या बात है। कहने लगे अशोक भाई, मेरा शेयर बेकार, अब मैं टीवी पर आऊँगा, आप और मैं दोनों चलेंगे और मैं वहाँ कबूल करूँगा कि आपका शेयर मेरे शेयर से बेहतर। अब मैं ये मैसेज दुनिया में पहुँचाना चाहता हूँ कि मेहनत करो, जब तक मेहनत नहीं करोगे, ईमानदारी से चलो। हम लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, बुल्ले शाह क्या बोलता था, पंजाबी है लेकिन मीनिंग बहुत अच्छा है, जेरा मिलदा मंदिर मस्जिद मिलदा चम चिड़कियाँ, चमगादड़ों को मिलता जो उल्टे लटके हुए, जेरा मिलदा नहर किनारे मिलदा गौआं ते बच्चियाँ, मिलदा कछुआ ते मच्छियाँ, जेरा मिलदा जंगल अंदर मिलदा गौआं ते बच्चियाँ, बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा नीयतां जिन्हां दियां सच्चियां। अपनी नीयत को सच्ची रखो, दैट इज द बिगेस्ट रिलीजन एनी पर्सन कैन एवर हैव। एग्जैक्टली। अब आपको एक शेर सुनाता हूँ कि आपका पर्पस मेरा यहाँ मलाने का क्यों है। जी जी जी। मैंने एक दिन 1988 में जी रंगपुरी, जहाँ पर आप कल आए थे, वहाँ बैठ, इसके पहले आपने कोई क्वेश्चन करना हो आप कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए। जी जी, मैं उसी में आ रहा हूँ सर। हाँ, तो पहले एक शेर सुनाता हूँ कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर खुशबू फैलना चाहती है, बिल्कुल। खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवा से रिश्ता किए बगैर। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को बुलाने का, आपसे मिलने का, यही एक मेरा पर्पस है कि उस जगह की खुशबू लोगों तक पहुँचे। मेरा जो भी सेक्रीफाइस देने वाला, फिर प्रभु उसने मुझको चुना ये करने के लिए, आई एम ग्रेटफुल। मेरी जितनी इनकम स्विस मिलिट्री से आती है मेरे शेयर की, स्विट्जरलैंड छोड़ के, वो सारे की सारी वृद्धाश्रम में जाती है। जी। मैं 1988 में वहीं पर वृद्धाश्रम में, वहाँ पर सारी लैंड खाली है, बिल्कुल एक पौधा भी नहीं था, दीवार बना नहीं सकते थे, इट वॉज एक्वायर्ड लैंड। तो मैं चाय पी रहा था तो एक सज्जन आए, सूट बूट पहना हुआ, बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया। मैंने, ही वॉज ए पेशेंट ऑफ डिमेंशिया, उन्होंने एक शेर सुनाया कि जिन पे निसार की थी ज़माने की नेमतें,
जिनके ऊपर मैंने दुनिया का सब कुछ लुटा दिया, जिन पे निसार की थी ज़माने की नेमतें, उन वारिसों ने कफन मुझे काट कर दिया। ओ, यानी उनके बच्चों ने उसको घर से निकाल दिया था। ही वॉज ए जज। वहाँ बैठे बैठे मेरे अंदर से एक प्रेरणा आई, मेरे पास पैसे तो नहीं थे उस टाइम। ये जगह जो थी 200 रुपये गज थी। यही जो जगह है, जी जी, आज आप दिल्ली में 5 लाख रुपए गज मानो, वो बिल्कुल। 200 रुपये गज थी। पर मेरे अंदर से आवाज़ है कि अशोक सानी, ये जैसे बुजुर्ग घूम रहे हैं घर से निकले हुए, तू भी कभी तेरे पास पैसे हुए तो यहाँ पर एक ऐसा ही वो बनाना वृद्धाश्रम। 1988 में, और मैंने प्रण किया कि आज के बाद मैं 256 बार स्विट्जरलैंड गया हूँ, 256 बार। और मैंने प्रण किया कि आज के बाद आई कुड अफोर्ड, कंपनी देती थी, सेकंड क्लास, बिजनेस क्लास ले सकता था, फर्स्ट क्लास भी जा सकता था, कि जो पैसा यहाँ से बचेगा उसको जमा करके मैं वृद्धाश्रम बनाऊंगा। 2014 तक मेरे पास 18 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। वाह। उस दिन मेरी वाइफ ने मुझे क्वेश्चन किया, मैंने जो कल पूछा था वहाँ, कि टेल मी द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ अशोक जी। मैं नहीं बोल सका। मैंने कहा एक तो जिस दिन पैदा हुआ, कहते ये। तो क्वेश्चन वाज कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं, जिस दिन तुम पैदा हुए, एंड सेकंड इज व्हेन यू कम टू नो व्हाई, क्यों पैदा हुए। तो मुझे कहने लगा कि क्या आप इसलिए पैदा हुए हो कि सारी उम्र मेहनत करो, 32 रुपये से आप 14 करोड़ तो बैंक में पड़े हैं, कोठियाँ हैं, मकान हैं, दोनों बच्चों को बांट के और चले जाओ। अशोक जी, कुछ हमको, उनकी तबीयत उस वक्त थोड़ी ख़राब रहनी शुरू हो, तो लेट अस डू समथिंग फॉर ए पब्लिक आल्सो। उस दिन ये नींव पड़ी थी वृद्धाश्रम की। मैंने पहला जो ओल्ड एज होम बनाया, जहाँ पर 70 आदमी आज मौजूद हैं। उनको खाना पीना, मेडिकल एड, इवन ऑपरेशन, आई ऑपरेशन, फिजियोथेरेपी, सब। क्योंकि सर फिजिकली कल हमको मौका मिला पूरी फाउंडेशन को विजिट करने का, और जिस स्केल पे वहाँ पे काम हो रहा है और जिस क्वालिटी से हो रहा है, कि कल तो हम लोगों ने खाना भी खाया वहाँ पे, और हर एक रूम में कूलर लगे हुए हैं। और आप सर कल बल्कि आप जो सर ने एक बात बोली थी, मैं बोलता हूँ, ज़मीन आज की डेट में आप सबको पता है कितनी बड़ा एसेट है और कितनी महंगी है, और लोग छोटे छोटे प्लॉट और मकान के लिए आपस में एक दूसरे को लड़ाई और कुछ भी कोर्ट कचहरी करने को तैयार है। वही दिल्ली में सर ने आज एक इतना बड़ा लैंड पार्सल सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के लिए दान कर रखा है। साथ ही साथ सर ये भी कहते हैं मैं तो और दान करना चाहता हूँ। तो सर उस बारे में कुछ बताएं। देखो बेटा, आज जो मैंने दिन काटे हैं गरीबी के, आज तो आप देखते हो कि ये मर्सिडीज खड़ी है और कोठियों में रहते हैं और क्या ड्राइंग रूम है, लेकिन आपने वो आंच नहीं देखी जिनमें से मैं गुजरा हूँ। सही बात है। लोगों ने मुझे गालियां भी दी, लोगों ने मुझे बदतमीज भी कहा। जो फिराक गोरखपुरी एक राइटर थे जी, उनकी जो शेरों से मैंने हासिल किया है, उनके लिए मैं हुक्के की चिलम बनाता था। अच्छा। हुक्का बना के देता था, और वो मुझे लौंडा करके बोलते थे। मुझे बुरा लगता था कि सारे लोग बैठे, ओ लौंडे ये लेके आ। ही वॉज ए होमोसेक्सुअल। अच्छा। तो मेरा गोरा चिट्टा रंग था और बिल्कुल दुबला पतला, तो मुझे शर्म आती थी कि ये क्या बोलते। लेकिन मुझे शौक था कि उनके शेर व शायरी सुनने का। और वो क्या शायर था। ताश खेल रहे हैं, रमी समझते हो? जी जी जी। तो मेरा बॉस ताश खेलता था, उन्होंने मेरे बॉस ने पत्ता पहना और फिराक ने उठा लिया, और उनके मुंह से निकला, जो तुझको खाक वही मुझको ज़र है। तेरे लिए मट्टी है तो उन्हें फेंक दिया, तेरे लिए जो तुझको खाक वही मुझको ज़र है। 4 साल बाद वो शेर कंप्लीट हुआ। अच्छा। जो तुझको खाक वही मुझको ज़र है, आदमी आदमी की नज़र है। वाह। अब कोई आदमी, मेरे पास एक लड़का है रजनीश गुप्ता करके, मेरे बेटे के पास था, उसने उसको धक्के मार के निकाल दिया कि भाई किसी काम का आदमी नहीं। और मेरे यहाँ पर वो मैनेजर है और सारी चाबियाँ उसके पास है, निगाह। इसलिए मैं लिखता हूँ कि ले दे के अपने पास, फक्त एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। क्या बात है। आपके पास अपना कुछ भी नहीं है, मेरा जिस्म भी उसका दिया हुआ है, माँ बाप का, ये मकान मेरे को दौलत ने दिया हुआ है। मेरे अपने पास सिर्फ नज़रिया है कि मैं आपको पहचान सकूं। आई हैव रिटन ए बुक ऑन फेस रीडिंग। 90% मेरा बिजनेस फेस रीडिंग से ही हो जाता है। जिस आदमी का मैं फेस देख के मेरे को पसंद नहीं आता, ये सामने बैठे हैं डॉक्टर साहब, आई मेट हिम फॉर 5 मिनट्स एंड आस्क हिम
थर्ड डे आई टोल्ड हिम कि यू आर गोइंग टू बी टुगेदर विद मी। आई अंडरस्टूड कि किस तबीयत के आदमी है, भक्त आदमी है। ही वॉज ए राइट पर्सन एट ए रॉन्ग प्लेस। और आप परमात्मा ने उनको राइट जगह पर भेज दिया। एंड यू विल सी दैट वी टुगेदर विल गो वेरी वेरी लॉन्ग वे। राइट सर। इनकी एजुकेशन की नॉलेज है, मुझे एजुकेशन का नॉलेज नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग, इंसानियत, तजर्बा वो मेरे पास है। इसीलिए आपने देखा कि कल इनकी वजह से आप सब लोग आए। जी तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक हवा का साथ नहीं हो, दो चीज़ें ज़िंदगी में याद रखो। जी। आज का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है। आजकल जो मीडियोकर आदमी है वो नहीं चल सकता। तो अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। तो यू हैव टू बी नंबर वन। मैं गरीब था, पढ़ता था, तब भी मैंने अपने हर जगह पर वन लिखा हुआ था। एक शेर की फोटो बनाई हुई थी, एक वन लिखा हुआ था। आई हैव टू रिमेंबर कि मैं शेर की तरह जीऊँगा, लड़ूंगा, अपने राइट के लिए लड़ूंगा, लेकिन कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा। एंड आज तक आई एम नंबर वन इन एनी ट्रेड। घड़ी के डायल बनाते हैं, आज राडो घड़ी खरीदो, डायल मेरा होगा। कोई भी स्विस की घड़ियां हैं, विक्टोरिनॉक्स है, स्विस मिलिट्री है, डायल हमारा होगा। टाइटन है। आप उस इंडस्ट्री को पूरा, क्योंकि सर आपने वही बात शुरू में आपने बोला था ना, आपने अपने हाथ से काम किया है, और उस ऐसे व्यक्ति को कोई बेवकूफ भी जल्दी नहीं बना सकता। बेटा लगन, कोई भी काम करो। जो महात्मा गांधी थे, एक दिन गड़वी मांज रहे थे, पंडित नेहरू आ गए कि महात्मा जी को, वो गड़वी साफ कर रहे हैं सिर्फ। जब तक उन्होंने गड़वी पूरी तरह चमकाई नहीं, आप बोल, उसका महात्मा जी बड़ा ज़रूरी था। उसका नो, मैंने जिस हाथ को काम में लिया है, जब तक वो पूरा नहीं होता मैं दूसरे को देखता नहीं। आप यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, लाइन लगी हुई है, आपसे कोई आदमी टिकट ले रहा है, इतने में एक आदमी दौड़ता आता है, भाई साहब ये लास्ट ट्रेन वहाँ कितने बजे जाएगी? आप मुझे छोड़ के उसको बताने लग जाओगे, इतने में दूसरा आ गया। यू अंडरस्टैंड? तो नुकसान किसका? जो लाइन में लगा था पहले से, जो आई फेस द सेम थिंग इन स्विट्जरलैंड। मेरी ट्रेन सामने खड़ी थी, मैंने उसको बोला मैडम ट्रेन, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो टिकट दे रही थी, वो फजूल की चीज़ें बोल रहा था। जब तक वो ख़त्म नहीं, मेरी ट्रेन निकल गई। मैंने कहा मैडम मेरी ट्रेन निकल गई। कहते योर फॉल्ट, मैं तो जिसको टिकट दे रही हूँ उसको पूरा करके दूंगी। यू शुड कम 10 मिनट्स अर्ली, क्यों आए हो लास्ट मिनट पर? सही बात है। तो आई लर्न के बिल्कुल ठीक बोल रही है। तो आज मैं वही करता हूँ, जब तक के मेरा एक स्लोगन है कि सर्कल शुड बी कंप्लीट। आजकल मैं चीज़ें लिखता हूँ, आपको दो चार गुर बताता हूँ। जी प्लीज। मैंने ये जो यूनिटेक वाले हैं, चंद्रा साहब बहुत ही शरीफ और अच्छे इंसान हैं। गलत डिसीजन की वजह से बेचारे तकलीफ में आ गए। उनको मैंने एक बात बोली थी कि जो आप काम कर रहे हो गलत कर रहे हो। पहले गोद का बच्चा, फिर पेट का बच्चा। कहने लगे ज़रा समझाओ। मैंने कहा गोद का बच्चा, जो बच्चा पैदा हो गया, आपके पास इतनी ज़मीन पड़ी है, पहले वो फ्लैट पूरे करो, उसके बाद आप चाहते हो कि मैं उसमें घुस जाऊं वो टेलीफोन लाइन में, वो बाद में करो। वो पेट का बच्चा है, ये ख़त्म करो फिर। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने वो पैसे उठा के 10,000 करोड़ वहाँ लगा दिए, ना वो पूरा हुआ ना वो पूरा हुआ, और दोनों जेल में सड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि प्रभु कृपा क्यों, कि गुणवान ना होइए। मेरे में कोई गुण नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट हूँ, उसकी कृपा है। गुणवान ना होइए, होइए भाग्यवान, कि भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहें गुणवान। गुण तो आप लोगों में है ना। ऐसी ऐसी 5-7 चीज़ें, अगर आदमी पूत कुपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो खुद कमा लेगा, कुपूत है तो उसको। जल, चल और फल, 3 चीज़ें याद रखो। एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ जल पियो, एडिक्वेट पैदल चलो, और जल चल फल, और फल खाओ। अच्छा, तो यू विल लुक ऑलवेज हेल्दी। जल चल फल, चल फल। देखो भालो, देखो भालो तको मत, कि आदमी की तकनी बड़ी बुरी होती है, जैसे आपको नंगा करके देख रहे हैं। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत।
सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाओ, खाने के लिए जिंदा मत नहीं, रहो। लोग कहते हैं छक के खा लिया आज तो। हाँ, छक, हाँ ना, बिल्कुल। खाओ पियो, हम्म, छको मत। ये हम कहते हैं यार मेरे एक अशोक जी, मेरे एक दान पुण्य से क्या फर्क पड़ जाएगा। हम्म। तो मैंने बोला भाई एक बार एक मच्छर के साथ एक रात काट के दिखाओ। सही बात है। अगर आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, तो एक मच्छर के साथ एक रात तो मुझे काट के दिखा दो। बूंद बूंद से ही तालाब बनेगा। बिल्कुल। आज मैंने एक काम शुरू किया, वृद्धाश्रम। हम्म, उसके बाद अभी ज़मीन और थी, जी। तो मैंने एक स्कूल शुरू किया फॉर चिल्ड्रन जो बेचारे मेंटली डिवेंट थे। जी। 2 साल बाद मैंने देखा कि वो बेकार एक्सपेरिमेंट है। वो पीपल आर यूजिंग एज ए क्रच, कि दिन को भेज गए बच्चे, खाना खिलवाया, शाम को ले गए। फिर मैंने वो बंद किया। फिर मैंने और लैंड दान की, जो पीछे वाले बिल्डिंग है। करते करते वहाँ पर जो है मैंने देखा कि पेशेंट जो है बीमार होने शुरू हो गए यहाँ वाले। अच्छा। तो वहाँ पर अस्पताल खोला, ओपीडी, अब बिल्डिंग बनी पूरी। अब क्या है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल सही बात। तो हमने वो शुरू किया। परमात्मा भेजने वाला है, मैं कौन होता हूँ। स्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था कि हमारे पास एक दानी है कि ज्यों ज्यों ऊंचे कारे हों त्यों त्यों नीचे नैन, आंखें नीचे करके देता है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि देनहार कोई और है, सोई देत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें ताही नीचे नैन। लोग समझते हैं कि अशोक सानी ने अशोक सानी फाउंडेशन बना दिया, ये तो भेजने वाला वो, इनको भेजने वाला वो, आपको बुलाने वाला वो, आपके साथ मेरी मुलाकात कराने वाला वो। हम तो लोग तो कुछ भी नहीं है ना, है कि नहीं। तो हमारे जिस वक्त ये समझ लें, मैं आपको छोटी सी दृष्टांत देता हूँ। किसी से पूछो जी मुझे तो परमात्मा में अटूट फेथ है, एकदम सब करता भी वही है, धरता भी वही है, वो कहते हैं ना जी। तो एक दिन विष्णु ने बोला नारद मुनि को कि भाई जहाँ दुनिया में तू कहता है कि सारी दुनिया बड़ी वो सेवा करती है और मेरे में फेथ रखती है, तो एक बार जा जरा देख क्या कि 2 आदमी ढूंढ के ला सिर्फ। वो तो कहता है जी लाखों आदमी, सिर्फ 2 जो कहें जी अटूट फेथ। वो आया, एक बड़े मिल गए पंडित जी, जी मैं तो वेद शास्त्र सब पढ़ा हुआ हूँ, जो करता है प्रभु करता है ये वो। एक मिल गया जो किसान था बेचारा, खाने को भी नहीं है, नंगा बैठा है और वो प्याज रख के रोटी खा रहा है। वो भी कहने लगा जी वो प्रभु देते हैं खा लेता हूँ, नहीं देते तो शाम को भेज देते हैं। अगर उन्होंने मेरा पेट ठीक रखना होगा तो उस दिन भेजते ही नहीं, अगले दिन भेज देते हैं। वापस गया, उन्होंने कहा आप तो एक काम कर, अब ये एकदम प्रूफ चाहिए कि वाकई उनको अटूट फेथ है। उन्होंने कहा जी अब क्या करूँ, कि तुम जाओगे तो बोलेंगे कि बताओ मेरे प्रभु क्या कर रहे थे। तो मैं क्या बोलूँ, उसका तुम कहना कि वो सुई के नक्के में से हाथी गुजार रहे थे। अच्छा। वो कहने लगे सर प्रभु इतना मत ठोको, हैं इतना मत फेंको कि लोग मुझे जूते मारेंगे, भाई मैं ही नहीं मान सकता। उसका मैं जो बोल रहा हूँ यही एक टेस्ट है। वो आया, पंडित ने पूछा मेरे प्रभु क्या कर रहे थे, उसने कहा जी वो हाथी के नक्के से, सुई के नक्के से हाथी निकाल रहे थे। वो कहने लगा पंडित छोड़ो यार, कुछ तो ख्याल करो, मान लिया भगवान है यार, पर भगवान सुई के नक्के में से हाथी निकाल रहे थे, ये कोई मानने की। उसने कहा मैंने तो जो देखा बोल रहा हूँ। अब वो आए किसान के पास, उसे भी वही हाल किया, कहते ये तो मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। वो नारद जी वहाँ बैठ गए, भाई ये बताओ कि यार मैं तो हजारों साल से उनकी सेवा कर रहा हूँ, ये मैं ही नहीं देख सकता तो तू कैसे बोलता है। कहने लगे जी नारद जी किसके नीचे बैठे हो, अब ये बरगद का पेड़ है, ये कितना ऊंचा है, ये होगा 50 फुट। तो उसका जो प्रभु 50 फुट बरगद को इतने से बीज के अंदर दबा सकता है, तो क्या सुई के नक्के से हाथी नहीं गुजार सकता। अब अगर मानने को हो तो आप कहोगे वाह, और नहीं मानने को बोलो ये एक बात थोड़ी है जी, वो तो बीज है जी, बीज बड़ा होता है। तो प्रभु को मानने की कोई प्रूफ नहीं है, राइट। कोई दुनिया में प्रूफ नहीं है। कहते हैं कि फिलॉसफी की बहस में रब का पता मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। क्या इसका कोई सिरा नहीं है, इट इज ए फेथ। अगर आपको प्रभु के ऊपर अटूट फेथ है तो वो कभी आपको डूबने नहीं देगा, हमेशा आपको अपने ऊपर हंसते रहो। गुर जिंदगी के सीखो खिलती हुई कली से, लब पर है मुस्कुराहट दिल खून हो रहा है। हमेशा आपके अंदर कुछ भी है, दुनिया को उसे कोई मतलब नहीं, दुनिया को स्माइल दो। एक चेला था, बहुत अच्छा आदमी, सिंसियर, गुरु के पास गया जी कि गुरुजी मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। सेवा करी 2 साल, तो कहने लगे गुरुजी मैंने इतनी सेवा कर ली, अब मैं सब कुछ जानता हूँ,
तो अब मुझे आप गद्दी का वारिस बना दो। अच्छा। उन्होंने कहा भाई सब कुछ ठीक है पर तेरा एक इम्तिहान अभी बाकी है। ये मैं डब्बा दे रहा हूँ, ये डब्बा लेके जंगल में मेरे बॉस बैठे हैं उनको दिया, लेकिन एक शर्त है कि डब्बा रास्ते में खोलना नहीं। अच्छा। अब वो जाता है, डब्बा देखता है, रास्ते में डब्बा साला हिले टक टक टक, कहता है पता नहीं सोना डाला हुआ है, कभी उधर होता है कभी इधर होता है, क्या है इसके अंदर। पर गुरु ने बोला था खोलना नहीं, नहीं खोलूंगा। जब जंगल के पास पहुंचा तो देखता है फिर वो हिला, तो उसने कहा यार गुरु को थोड़ी पता लगेगा, ताला थोड़ी लगा हुआ, 1 मिनट देख के बंद कर दूंगा, पता थोड़ी लगेगा। उसने डब्बा खोला तो उसके अंदर चूहा था, वो भाग गया। अब जब वो गुरु के पास गए उन्होंने डब्बा दिया, अब गुरु लायक थे बहुत, उनका बेटा ये डब्बा तुम्हें उन्होंने दिया क्या? तो कुछ बोला था उन्होंने? हाँ जी बोला था कि डब्बे को खोलना नहीं। तो कहते नहीं था उस डब्बे में कुछ नहीं था, चूहा था, भाग गया। उसका बेवकूफ, उसके अंदर चूहा नहीं था, वो गुरु का विश्वास था। वो ये जानना चाहते थे कि तुम उतनी, तुम्हारे को लगन जो है अटूट है कि नहीं है। तुमने शंका किया ना, तुमने क्यों खोला? यही है गुरु का विश्वास। आपने एक वर्ड बोला कि अगर आपको अटूट विश्वास होगा, जैसे मुझे है, ये आज से नहीं है, मैं बचपन से देखता था कि प्रभु ने मेरे साथ किया तो इसका कोई मतलब होगा। ये भी मेरे साथ लोगों ने बेईमानी करी, 3 लोग थे हम, 2 ने अपने लिए 2.5 एकड़ के फार्म बना लिए और मेरी जो ज़मीनें अलग अलग हो गई। पाप नहीं था मन में कि हम धीरे धीरे इनको भी लेके दे देंगे, पर वक्त बदला, वो उतने में प्राइस ही 3 गुनी हो गई, तो उनके तो 2.5 एकड़ पूरे हो गए। मेरे जो है यहाँ प्लॉट यहाँ ऐसे हो गए, तो वो इकट्ठे होके फार्म हाउस नहीं बन सका जी। उनके फार्म हाउस की कीमत हो गई है 250 करोड़। मेरे जो अलग अलग स्कैटर्ड हैं वो वैल्यू तो नहीं मिलती ना। एग्जैक्टली। तो लेकिन परमात्मा ने क्या सोचा था कि एक दिन इसको ये जगह काम आनी है। हाँ। इसके लिए वृद्धाश्रम बना, पब्लिक के लिए। मैं बीमार हो गया, मेरे अंदर से ये आ गया कि वक्त आ गया, भाई मेरी गुजर गई थी, मैं बहुत प्रेम था उनसे और सब कुछ दिया हुआ उसकी बरकत है, स्टार्ट भी उसी का किया हुआ है। तो मैंने अस्पताल में पढ़ा था, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बेटा तेरा टाइम आ गया। 1.5 साल पुरानी बात है। तो वहाँ मैंने लेटे लेटे लिखा कि जिन्होंने भेजा जगत में जाना, ये कह दिया लौट के फिर आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही तो वापस बुला रहे हैं, बेगम भी है वहाँ, मिलेंगे, है ना। तो मैंने तैयारी कर ली कि मैं जा रहा हूँ। इतने में मेरा ड्राइवर आया, आपको कुछ नहीं हो सकता, वो 100 आदमी वृद्धाश्रम में आपके लिए रो रहे हैं। तो मैं हंसा अंदर, बाहर तो बिल्कुल बेहोश था, अंदर हंसा कि वो शेर है कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। वो साले इसलिए रो रहे हैं कि ये बुढ़ा का लुढ़क गया तो हमारा क्या होगा। ये 20-25 लाख रुपए महीने का खर्चा है, कौन देगा? कल बच्चे देना चाहे, मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, दे विल डू, बट उनको तो नहीं पता ना सारा। सही बात है। तो आई डिसाइडेड, मैं सच बोल रहा हूँ, तो मैंने शेर लिखा कि बागे बहिश से मुझे जन्नत में से बागे बहिश से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों? अब कारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर। अब मेरा इंतजार, क्या बात है। अभी मेरे पास दुनिया का काम बहुत है, अब बेटा मेरा इंतजार का, अभी आने वाला नहीं। अब मेरे को चिंता कि भाई इनका मैं इलाज कैसे करूंगा जी। जो मैं अपने, मोस्टली संस्था फेल होती है जब चलाने वाला चला जाता है जी। तो पीछे जो उसकी इतनी देख रेख नहीं होती। तो मैंने कहा प्रभु मेरे को ऐसा जरिया दे कि मेरे बच्चों के ऊपर बोझ नहीं आए। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने ऊपर चलो के दिखाऊंगा, मैंने अपने वाइफ के स्टोर रूम में कदम भी नहीं रखा था कभी। मतलब कदम का मतलब है मैंने उसकी, मुझे मालूम ही नहीं आता कि पेपर कहाँ रखती है। मेरा वकील आया, ला रहा है वो कि सानी साहब वो उनका वो चाहिए विल, विल के साथ एक डब्बा पड़ा था, वो लेके आ गया। सानी साहब ये क्या है? कहते इसके अंदर शेयर पड़े हुए हैं। आपको यकीन ना हो धर साहब, 1 करोड़ शेयर खरीदे हुए 1960, 61, 62 भूल भूल गए, 54 का शेयर खरीदा हुआ। आज की कीमत पता कितनी है? 34 करोड़। ओह वाह। वो शेयर 1 करोड़ मैंने अशोक सानी फाउंडेशन में दान कर दिए हैं।
अब उसके इंटरेस्ट से 20 लाख रुपए मिले, 25 लाख रुपए मिले, शेयर 34 का 100 रुपये हो जाए, प्रभु कृपा है। अब मैं चिंता से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भगवान अभी बुलाए, मैं अभी जाने के तैयार हूँ। क्या बात है सर, क्योंकि आपके दिमाग में विचार आया कि अगर मैं मतलब ऊपर चला गया या मेरे साथ कुछ हो गया तो फाउंडेशन का क्या होगा, और भगवान ने तुरंत आपके सामने जो 34 करोड़ आपने सोचे भी नहीं थे कि आपके पास दिस है। इज फेथ, हाँ, यही आपको बोल रहा हूँ हाँ, कि मेरा फेथ जो है अटूट है कि मेरा काम परमात्मा रोक ही नहीं। मेरे बच्चे बहुत नेक हैं, दोनों बच्चे, अमन है इज ए फर्स्ट क्लास गोल्फर, अनुज है इज MD ऑफ द कंपनी, दोनों राजा तबीयत है, वो करेंगे ही करेंगे। पर मेरी अपने अंदर की आवाज़ थी उन लोगों के लिए, मेरी आवाज़ नहीं थी। वो लोग सोच रहे होंगे क्योंकि वो आते कम है वहाँ, तो परमात्मा ने वो इलाज भी करा दिया, तो उसको जरिए को फैलना था, इसलिए डॉक्टर साहब आ गए। अब आप क्वेश्चन करो। जी सर, तो सर अब बात करें करंटली फाउंडेशन के बारे में, अशोक सानी फाउंडेशन। तो एक तो वृद्धाश्रम वहाँ चल रहा है, दूसरा आपने एक हॉस्पिटल भी वहाँ पे सबके इलाज के लिए बनवा दिया है। अब आगे से पहले मैं अभी फिलहाल जानना चाहता हूँ सर, अभी क्या क्या वहाँ पे और एक्टिविटीज होती ऐसा बेटा कि जो नई बिल्डिंग बनी है जी, उसमें आप फोटो दिखाना, जो जी, मेरे पास ऊपर है, दिखा दूंगा जी, नहीं हम डालेंगे दिखा सर। सकते हैं, हाँ कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें तो हॉस्पिटल है, जी, वो फिजियोथेरेपी है पूरा, एक लैब है ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, और हमारा ऑफिस है। फर्स्ट फ्लोर पर NIIT के साथ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है, खर्चा हम देते हैं पूरा। 600 बच्चों को सालाना ट्रेनिंग मिलती है वहाँ, टैली कोर्सेज, आपके जो लॉजिस्टिक्स है, इन चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है। कोई रिटेल है, कोई जूनियर नर्सिंग का कोर्स है, वो कोर्सेज को हम जॉब गारंटी के साथ 600 बच्चों को ट्रेन करते हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू कि in the last 18 months 755 children have got salaries of more than 16,000। वाह, 755 को जॉब मिल चुकी है 1.5 साल में, वाह, अभी स्टार्ट हुआ है वो, सुमन जी की मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया, 1.5 साल हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर उस बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग में ये चल रहा है। जो वृद्धाश्रम है उसके नीचे तो 70 लोग हैं जो रहते हैं, 10 स्टाफ है, 80 हो गए टोटल। उनका खाना पीना मेडिकल सब फ्री है, इवन मेडिसिन आर फ्री। तो उसके ऊपर इज टोटली कंट्रोल्ड बाय डॉक्टर धर। वहाँ पर हम अभी गुरु गोविंद सिंह के साथ एक हमारा एग्रीमेंट हुआ है टू टीच 5 कोर्सेज देयर, जो बच्चों को 10+2 वालों को ट्रेनिंग देंगे, खर्चा हमारा होगा, बच्चों को सिर्फ उनकी फीस देनी है जो यूनिवर्सिटी किया, बिकॉज इट्स सर्टिफाइड कोर्स, राइट सर। और अगर वो भी नहीं देंगे तो हम देंगे, जो बच्चा नहीं दे सकते वो भी हम दे रहे हैं। तो उसमें 3 क्लासेस शुरू भी हो गई हैं जो उनके साथ है। एक कोर्स हमारे चल रहे हैं डॉक्टर जो जेम्स के साथ, 3 कोर्सेज जेम्स के साथ चल रहे हैं। एक वेब डिज़ाइनिंग है, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और एक तीसरा है हमारा HRM। ये 3 कोर्सेज चल रहे हैं विद जेम्स। उनमें स्टूडेंट्स, वो भी यही फ्री एजुकेशन, जो ट्यूशन फ्री, उनकी जगह हमारी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, और जो फैकल्टी है वो जेम्स वाले बेयर कर रहे हैं। तो फिर अब जो लास्ट बेस्ट कोर्स है वो हमारा नया एग्रीमेंट हुआ है सिम्बियोसिस पूना यूनिवर्सिटी से। परसों धर साहब का हो गया है जो मेमोरेंडम MOU। वो जो ग्रेजुएट प्लस को कोर्सेज, हम 3 कोर्सेज कराएंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह वगैरह। जी जी। उनको डायरेक्टली समझ लो JP मॉर्गन ऐसे बैंक्स में जो यहाँ से पास होंगे उनको नौकरी के बहुत बड़े चांसेस हैं टू दैम। इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सो दिस इज द टॉप मोस्ट न्यूज एज ऑन टुडे व्हाट वी हैव फॉर द एजुकेशन। एक NIT के साथ है, एक जेम्स के साथ है, एक गुरु गोविंद सिंह के साथ है, और एक आप ये सिम्बायोसिस के साथ हो रहा है। सिम्बायोसिस। क्या बात है सर। मैं सारे दर्शकों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि कल जब हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और कुछ और भी लाइक माइंडेड लोगों को सर ने फाउंडेशन में इनवाइट किया था, तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप पैसे से मदद करें, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली सर को ज़रूरत नहीं है कि आप पैसा दें आके वहाँ। लेकिन जैसे अभी आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा करूँगा सर। इंसान मदद
3 चीज़ों से कर सकता है, तन, मन, धन। धन। आपके पास धन नहीं है तो तन और मन के साथ कर सकते हैं, जी। और आपके पास तन भी नहीं है तो सिर्फ मन से ही कर सकते हैं। मन से किसी को एजुकेट कर दो, मन से किसी को दुआ दे दो, मन से किसी को पढ़ा दो। तन मन धन से सेवा होती है। तो मेरे पास जब धन नहीं था तो माँ बोलती थी कि मैं अच्छा गायक हूँ, पंजाबी के टप्पे बोल, जा एंटरटेन कर लोगों को, जोक सुना लोगों को। तो मेरे जाने से मेरे को कोई जानता नहीं था। लोग कहते परे हट जा, तेरे पसीने से बदबू आ रही है। मैं सच बोल रहा हूँ, गाँव में रहने वाले थे और वही लोग मुझे चिपटते थे जब मैं टप्पे बोलता था, गाने बोलता था, तो रोज ऑफर आ जाती थी, नहीं परमात्मा करने वाला है, उसने मौका दिया। मेरे पास धन नहीं है तो भी मैंने सेवा करी, मेरे पास मन नहीं है तो भी सेवा करी, और मेरे पास तन मन तीनों है तो मैं तीनों से सेवा कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अगर मेरे बच्चों का योगदान ना हो तो ना मैं दान कर सकता हूँ, ना मैं वहाँ काम कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि पापा जो आप करना चाहते हो हम आपके साथ हैं, हमारे से जो भी चाहिए वो ले लो। तो ये पूरी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप लोग भी, जैसे सर ने बोला, तन मन धन तीनों चीज़ें सबके पास नहीं होती, और जिनके पास है वो बड़ा लकी है, लेकिन कुछ भी करना चाहें तो अगर आप किसी कंपनी में हैं और आपको लगता है कि लोगों की ज़रूरत है और नौकरियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नीचे फाउंडेशन का डिटेल डाल देंगे, अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, या कोई भी तरीका जो आपके दिमाग में आता है। आप दिल्ली एनसीआर में हैं, आसपास रहते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आगे कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू, जैसे सर ने बोला, तो आप कर सकते हैं। या आप वो मैं दर्शकों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये कहाँ पे वीडियो पहुंच रहा है, कौन देख रहा है, अभी हमको नहीं बेटा पता। इतना काम है दुनिया में। आप समझ लो, एक अभी आए हैं, अभी लोग जुड़ रहे हैं जी। फॉर द लास्ट 10 डेज जब इनके चरण पड़े हैं तो लोग आने लगे हैं। एक इनर व्हील्स है, उन्होंने डोनेट किया पूरा ये जो यूनिट है फिजियोथेरेपी। अब उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लेजर यूनिट जो 3 लाख 3.5 लाख का है वो देंगे। वाह। एक और है इनर व्हील की चेयरमैन जो है, इनका कंपनी का नाम है प्रोजेक्ट हेल्प, डॉक्टर नीरज, जिन्होंने ये दिया है फिजियोथेरेपी। अब एक डॉक्टर मनीषा है, शी इज चेयरमैन ऑफ इनर व्हील, वो कह रही हैं कि हम आपको कंप्यूटर देंगे 24, और बच्चों को, जो गांव के बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता, उनको आप ट्रेनिंग दो। वाह। तो अब धर साहब उनको बच्चों को एडमिट करके ट्रेनिंग देंगे। ऐसे ही एक और हैं GMR, उनकी ऑफर आई है कि हम आपको पूरी लाइब्रेरी बना के देंगे, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी। वाह। तो वहाँ तो इतना काम है। कोई आदमी सत्संग करना चाहता है, कोई आदमी लेक्चर देना चाहता है, कोई आदमी, जैसे हमारे अरविंदो का मैं भी डिवोटी हूँ, डॉक्टर साहब भी हैं, मैं विवेकानंद का डिवोटी हूँ। विवेकानंद की 2 कोटेशन लाइफ में लिख लो, कभी तुम्हारे को कोई दुख नहीं होगा। राइट द इंजरीज डन टू यू बाय अदर्स, write the injuries done to you by others on sand so that the winds blow, you will forget it. But engrave the least goodness done to you by others on marble. मैं आपको चाय पिलाऊंगा खाली तो लिख लो कि मेरे को चाय पिलाई थी सही बात। लेकिन अगर मैंने आपको कोई गाली दिया तो उसको भूल जाओ। It is nice to be important, but it is more important to be nice. It's so simple to be happy. It's so simple to be happy, but it's so difficult to be simple. Right. तो यो आप कोई भी आदमी हमारी संस्था के साथ किसी फॉर्म में जुड़ना चाहे, कोई लेक्चर देना चाहे, कल वो आए थे एंड में, जो क्या नाम था उनका, एक बहुत अच्छे टीचर हैं, इज ए फैकल्टी, उन्होंने ऑफर किया कि मैं ग्रेजुएट प्लस के बच्चों को खुद आके टीच करूँगा। वाह। तो आप ही के ग्रुप में से थे। जी जी जी। तो आप में से कोई ना कोई, अभी मेरे को तो सरदार जी थे, हुआ थी, उनका भी बड़ा दिल है ये करने के लिए। बिल्कुल सर। तो मेरा मतलब ये है कि किसी फॉर्म में कोई भी आदमी अशोक सानी फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहे तो वील वेलकम है। वंडरफुल सर। अभी जो ऑफ कैमरा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया, और जिससे लोगों को सीखने को बहुत मिलेगा। एक बार सर के घर में कुछ चोरी हो गई थी, और सर उस बारे में जरा प्लीज बताइए। हमारे घर में चोरी हुई तो मेरी माँ आई हुई थी जी। तो सरदार जोगिंदर सिंह जो डायरेक्टर CBI थे उस वक्त, IG पुलिस थे, और मेरे बहुत करीब बचपन के दोस्त हैं। तो मैं बैठा था, जोक सुना रहा था, तो मेरी माँ आई कि तू कैसा आदमी है, तेरे लाख रुपए की चोरी हो गई है, और ये तू जोगी को, उनका नाम जोगी बोलते थे हम, जोगी को जोक सुना रहा है। मैंने कहा माँ मुझे ये बताओ कि आपने मुझे कितने रुपए दे के दिल्ली भेजा था? कहने के 32।
तो मैंने कहा वहाँ 32 रुपये दे के भेजा था, अब वो 32 के जब 30 रह जाएंगे तो मैं बोलूँगा ना खुदा ने मेरी चोरी करवाई। पर जब लाख रुपए उसमें से परमात्मा ने इतना कुछ दे दिया, उसमें इतना उसको किसी के लिए चाहिए ले लिए, और फिर जोगिंदर सिंह आया हुआ है जो दिला सकेगा तो मैं रोने लग जाऊँगा, हाय दाढ़ी लंबी करके बैठ जाऊँ, मर गया लुट गया बर्बाद हो गया। तो वो कहने लगे कि बेटा तेरे को चिंता नहीं है तो मुझे किस बात की है, ऐश कर। चलो तो ये जिंदगी है हमारे में बेटा। बोला करते थे, आपको सुनाता हूँ कि कई चीज़ें हैं दुनिया में हमारे को पता नहीं क्यों होते थे। आपको याद है कि हम बोलते थे कि बेटा 4 पैसे कमाना, हाँ, तो 4 ही क्यों बोलते थे, 5 क्यों नहीं बोलते थे? पता नहीं। 1 रुपए के 16 आने होते थे, 16 आने के 4 पैसे होते थे, एक अच्छा। आने के 4 पैसे होते थे। तो लोग कहते थे कि बेटा 4 पैसे कमाना, उसमें से 1 पैसा कर्जा उतारो, 1 पैसा कुएं में डालो, 1 पैसा धरती में गाड़ दो, और 1 पैसा धर्मार्थ में दो। अब मैं समझाता हूँ कि मतलब क्या है। 1 पैसा कर्जा उतारो, बैंक का नहीं, तुम्हारे माता पिता का, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उनका कर्जा है तुम्हारे ऊपर। सबसे पहला पैसा उनकी सेवा में खर्च करो, माँ बाप की, दादा की, दादी की सेवा करो। दूसरा पैसा कुएं में डालो, ये कुआं है, अपने और अपने परिवार का पालन पोषण उस 1 पैसे से करो। तीसरा पैसा धरती में गाड़ो, सेव करो, लोन नहीं लो, सेव करो। आप कहते हो ना ये आज का वक्त चेंज हो गया है क्योंकि आपकी आकांक्षा बढ़ गई है जी, है ना। तीसरा पैसा धरती में गाड़ो मतलब कि सेव करो, कोविड आए तो आपको तकलीफ ना हो। और चौथा पैसा अशोक सानी फाउंडेशन में डालो। यहाँ से सही है, दान करें। इसके लिए ये मैं आपको बोलता हूँ कि 4 पैसे जो बुजुर्गों की कहावतें होती थी ना, बड़ी मैंने, अब मुझे ये बताओ कि 7 फेरे क्यों लेते हो, इतनी डीप मीनिंग है। हमारे वक्तों में डाइवोर्स का मतलब ही नहीं होता था, एक बार शादी हो गई, शादी हो गई। तो वो कहते थे कि बेटा अब तुम इनसेपरेबल हो, एक हो गए हो। 300 एक फेरा कितनी डिग्री होता है? 360 डिग्री। 360 ना। हाँ। अब कोई फिगर बता दो जो 360 को डिवाइड ना कर सकती हो। 7, बाकी सब डिवाइड करते हैं, सब करते हैं। इसलिए 7 फेरे लेते हैं ओ, कि अब तुम डिविजिबल नहीं हो, इसीलिए 11 रुपए देते हैं कि अब ये 11 रुपए बट नहीं सकते, 10 रुपए शगुन में नहीं देते, 101 रुपया देते हैं, बिल्कुल। इसीलिए कि अब तुम एक हो, अब तुम्हारे को डिवाइडेड नहीं, 7 फेरे इसलिए लेते। फिर वो अलग है, पहला फेरा इसके लिए, दूसरा हाँ, फेरा, वो तो ये साइंटिफिक रीजन बोल रहा हूँ। ये जो आपने एक सर एक बड़ी ब्यूटीफुल बात बोली और इससे एक बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है, उस बारे में मैं आपकी सर राय चाहता हूँ, क्योंकि आपने जिंदगी को इतने क्लोजली देखा है। मैं देखता हूँ जब आप मैम की बारे में बात करते हैं तो यू बिकम इमोशनल। हमने देखा मैम का स्टैचू भी फाउंडेशन में कितना बहुत भव्य बना हुआ है, 250 किलो हाँ। ब्रॉन्ज है, 250 किलो ब्रॉन्ज का आपने स्टूडियो अब बना रखा, और आपकी लाइफ में भी मैम की एक स्पेशल जगह है। लेकिन आजकल जब हम रिलेशनशिप्स को देखते हैं, खासकर हस्बैंड वाइफ की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं प्यार मोहब्बत की बात भी नहीं कर रहा हूँ, कि शादी भी हो गई है, सब कुछ है, लेकिन तब भी लोग अब खासकर मेट्रो सिटीज़ में वो कंफर्ट, साथ में रहना, या एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज होना, या मैरिज का नहीं चल पाना, ये भी बहुत एक बड़ी एक समस्या है। इस बारे में सर कुछ बेटा मैं आपको बताऊं, सच्ची बात ये है, पहली चीज तो हमारे वक्तों में एज का डिफरेंस होता था 6-7 साल, तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में रिस्पेक्ट आती है। मेरी वाइफ अशोक जी बोलेगी, आजकल अनुज की वाइफ उससे साल बड़ी है, तो मैंने कहा माता जी को प्रणाम कर लो, मैं मजाक करता हूँ उसको। तो वो रिस्पेक्ट का रिश्ता खत्म हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, नंबर 1, इज्जत गई। दूसरा क्या होता था कि हमारे वक्तों में लेडीज वर डिपेंडेंट अपॉन मैन, राइट। घरों में आदमी कमा के लाता था, उनका काम था सारा कुछ संभालना, तो इसीलिए उनको गृहिणी बोलते थे, जिनका पूरा गृह ऋणी है, पूरा घर ऋणी है, वो गृहिणी है घर की माँ जो होती थी। आज क्या है, इट इज नॉट ए मैरिज, इट्स ए एग्रीमेंट। लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रही है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लड़की ज्यादा कमा रही है। तो जो गिव एंड टेक था, या जो सेक्रीफाइस का मादा था, या जो अटैचमेंट का मादा था, उस मादे को दौलत ने ले लिया। जब दौलत बीच में आ गई तो जो आपसदारी थी वो कम होगी। पहले बीवी घर पर है, आप आए, तनख्वाह उसको दे दी, वो घर चलाती थी।
बिल्कुल। आज आपका पैसा आपके पास है, उसका पैसा ये मेरा पैसा, ये तेरा पैसा। जब आप बोलने लगोगे ना मेरा घर, वहीं सत्यानाश। वही। हमारा घर बोलो तो आपको लगेगा इट्स ए जॉइंट फैमिली। मेरा घर, मेरा बैंक, मेरा पर्स, मेरी कार। तीसरा, हमारे अंदर जो मैं ज़िंदगी में बोलता हूँ, 3 चीज़ों से ज़िंदगी सीखो। पहली चीज़, जो कर रहे हो समझ के जियो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये लड़की बड़ी पसंद है, उठा ले, पर दिमाग बोलेगा साले अंदर हो जाएगा। तो समझ के कर के मैं करूँगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं ये इसमें हाथ डाल रहा हूँ, कभी हाथ जल तो नहीं जाएगा। कोई काम करो समझ के करो। दूसरा, कई चीज़ें नज़रअंदाज करके जियो। कई चीज़ें आपको पसंद नहीं है, इग्नोर। कोई वाइफ आपकी फर्ज करो सारा दिन टीवी देखती है, तो कई उसकी हैबिट्स है, उसको इग्नोर करो। और तीसरी चीज़ है, कई चीज़ें बर्दाश्त करके जियो। आप जॉइंट फैमिली में लड़की गई है, वो देखती है इसके पेरेंट डिपेंडेंट हैं, दूसरे हैं बीमार हैं, तो बर्दाश्त करो कि उनकी सेवा करना तुम्हारा। अगर तुम बोलते हो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो वही तो तेरे पेरेंट्स हैं। जब उनको तुम सास ससुर मानोगे तो बात नहीं बनेगी। हम लोग बोलते हैं जी कन्या होनी चाहिए और सेवा ज्यादा करती है, तो कन्या जब वहां जाती है तो वहां कन्या नहीं रहती, उस घर में भी तो कन्या ही है ना। सही बात। उनको हमारे वृद्धाश्रम में लोग क्यों आते हैं कि बहुएं जो है नहीं रखना चाहती, वहां जाती हैं। तो हमारे जो तलाक के कारण ये 3 हैं, एक रिजिडिटी, एक जो मेरा तेरा एज का कम होना, और चौथा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब लड़के जो है, और सच्ची बात भी है, अगर लड़का हस्बैंड दारू पी के मारता ही है उसको, तो क्यों मार सके। सही बात। इसलिए डाइवोर्सेस जो है दोनों, क्योंकि अपनी अपनी रोटी खा सकते हैं, इसलिए डाइवोर्सेस ज्यादा हो, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो सर लेकिन जैसे हम समाज की बात करेंगे, इवॉल्व हो रहा है एक समय पे सारे परिवार, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ, तो सारे पिताजी के सारे भाई एक घर में, उनके बच्चे, और मतलब बड़ा घर छोटा, परिवार बड़ा, बहुत मतलब लकी हो। वो आता था। उसके बाद सर लेकिन क्या हुआ कि जब धीमे 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 क्या हुआ, सबके अपने 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 घर बनते चले गए लोग, लेकिन तब भी आपस में कनेक्टेड रहे। अब जब आगे की जनरेशन आई तो लोगों को काम करने बाहर जाना पड़ा, कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई इधर चला गया। तो अभी भी फिलहाल भी अभी तक टचवुड ये होता है कि होली दिवाली सब साथ में मनाते हैं एक जगह पे आके। लेकिन मैं आगे की तरफ इसको और जब आगे देखता हूँ तो देखता हूँ कि क्योंकि फिजिकली लोग साथ में प्रेजेंट नहीं है, सब अलग अलग हो गए। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका जी। ये जो कनेक्ट और कांटेक्ट, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। पीपल आर इन कांटेक्ट बट दे आर नॉट कनेक्टेड। मैं, कोई बच्चा अमेरिका रहता है, उसने मेरे को बोला जी सानी साहब इसमें क्या फ़र्क है। मैंने कहा तुम्हारे पिता कहाँ हैं कि जी इंडिया में। कितने मेंबर हैं कि जी 4 मेंबर हैं जी, पिताजी हैं, 2 भाई हैं, तो माँ की डेथ हो गई है। मैंने कहा अच्छा आपने पिताजी को लास्ट फ़ोन कब किया था। 15 दिन हो गए जी। ओह वेरी गुड, 15 दिन पहले फ़ोन किया। तो इंडिया कब गए थे। 2 साल पहले। वो कितने दिन रहे थे। गुड 10 डेज। अच्छा, और भाई भी हैं, वो भी हैं, 4-5 मेंबर थे। हाँ, दोस्त यार भी होंगे। हाँ, तो रात को सोते भी होगे, खाते भी होगे। हाँ जी, क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ उसी वक्त। तो पिताजी के साथ दिन में, कैन यू टेल मी कि इन 10 डेज कितने दिन पिता के साथ बैठे। फटी उसकी 2 डेज। मैंने कहा इन 2 years you sat with your father only in 2 days for half an hour, so you are in contact with him, you are not connected with him. क्या तुमने पूछा कि पिताजी माँ नहीं है तो आपका दिन कैसे गुजरता है, आप क्या करते हो, क्या आपको कुछ बुक्स चाहिए, मैं आपको कोई म्यूजिक ला के दूँ, कोई आपको इंस्ट्रूमेंट ला के दूँ, आपका मन लगा रहे। आपने कभी सोचा है। He started crying. तो we are not connected with people, we are in contact with people. There is a difference. मैं अकेला हूँ, I am alone but not lonely. There is a difference. और मेरे बच्चे हैं फर्स्ट क्लास, एक वो गोल्फ कोर्स में रहता है, एक सतबड़ी में रहता है। They want to come here, कमरे खाली पड़े हैं, मैं नहीं बुलाता। और मेरा मजा है आपके साथ बैठा हूँ, है ना। सही बात है। तो जो आप चीज़ बोल रहे हो, दुनिया बदल गई। उसमें मैं बोलूं कि आज की दुनिया में भी वही रहे जो पहले रिश्ते थे, वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब लोग बाहर चले गए, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। अमेरिका रहता है, 9 बजे भागता होगा, ट्रेन निकल गई, शाम को थका मांदा घर आएगा,
बीवी बच्चों के साथ टाइम लगाएगा तो माँ बाप भूल जाएंगे. इट्स नेचुरल. हाँ, So Sir- things have changed, so you have to change with the times. एग्जैक्टली सर, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं एक अर्बन मिडिल क्लास की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत क्लोजली, फैमिली से सेपरेटेड है, घर में चलो ठीक है अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा दो बच्चा, वो उनकी छोटी सी फैमिली है, दोस्त सब अलग अलग लोकेशन पे पड़े हुए हैं, कोई जो दोस्त यार थे कोई होम टाउन छूट गया, कोई हैदराबाद में है, कोई बैंक ऑफ अमेरिका में चला गया, और आपके अब दोस्त भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार भी अब ज़्यादा एक दूसरे के घर जाते जाते नहीं है, सबकी एक पर्सनल लाइफ है। तो मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा वॉइड है, जो अकेलापन इंसान को फील होता है। उस अकेलेपन में वो क्या करे, तो वो कभी कोई नशेबाजी में चला जाता है, और नशा खाली दारू सिगरेट का नहीं, नशा बहुत सारी चीज़ों का है, Mostly. तो वो उस तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी अब आपके पास मौका है कि एक तो अशोक सानी फाउंडेशन है ही है, साथ में जिस भी शहर में आप रहते हो, जहाँ पे रहते हो, अगर ये सोशल वर्क में घुस जाए तो शायद उनको वो ग्रुप भी मिलेगा, उनको शांति भी मिलेगी, और वो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, देयर आर प्लान इन 2 cases. व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू देयर. एक तो आजकल घरों के हालात की वजह से 3-4% बच्चे नॉर्मल नहीं पैदा हो रहे. 3-4 बच्चे मेंटली फिजिकली डिरेंज्ड आ रहे हैं. उनके लिए मेरी जो पोती है, शी इज ए स्पेशल डॉक्टर फॉर दिस वन. तो आई एम गोइंग टू ओपन ए सेक्शन देयर, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको गाइडेंस मिले, जो अपंग नहीं है, बट दे आर नॉट नॉर्मल आल्सो, साइकोलॉजिकली इफेक्टेड चिल्ड्रन है. दूसरा मेरा प्लान है कि वहाँ जो ये ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए जो आते हैं, वो बनाया जाए, बट लॉन्ग रेंज. उसके लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, इसीलिए मैंने ज़मीन डोनेट करी हुई है. आपने देखा होगा जब आप अंदर जाए तो 3000 गज खाली पड़ी है. जब आप अंदर आए, वो लैंड भी मेरी है. जो ही गेट के अंदर आए ना, वो सारे लैंड हमारी है, उसके पार भी हमारी है. तो वहाँ पर ये अभी प्लान है कि जो जो फंड्स आएंगे, त्यों त्यों और चीज़ें सोशल वर्क जो है उसमें भी करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ रही है. ये प्रॉब्लम है सर सोसाइटी में, क्योंकि अब आप मुझे नहीं पता कि आज से 50 साल पहले कितने लोग सुसाइड करते थे, लेकिन आज आप देखेंगे सुसाइड रेट्स भी बहुत बढ़ गए लोग, और आप जब उनकी वजह पढ़ेंगे, आदमी को खुद सुधरना पड़ेगा. एक उर्दू का शेर है आदमी बजाय खुद एक मैशरे ख्याल. इंसान हिमसेल्फ एक ख्यालात का समुद्र है आदमी बजाय खुद एक मैशरे ख्याल. हम अंजुमन समझते हैं, खिलवत ही क्यों ना हो. मैं अकेला भी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं महफिल में बैठा हूँ. क्यों? कि मेरे दिमाग के अंदर इतने ख्याल हैं. वो ख्याल कैसे आएंगे? या तो पढ़ोगे, आप पढ़ना नहीं चाहते, या आपको कई लोगों से मुलाकात करोगे तो ख्याल आएंगे, वो मिलना नहीं चाहते. जब तक आप ये कंप्यूटर बाजी नहीं छोड़ोगे, अकेलापन तो आपके अंदर है ना. बिल्कुल सही बात है. अकेलापन तो मेरे अंदर नहीं है. फिर मेरे जो आपने बोला भाई बहन है, वो तो मेरी माँ के थ्रू जाए इसलिए मेरे भाई बहन है. तो जरूरी नहीं कि मेरी उनके साथ बनती हो. बिल्कुल. लेकिन दोस्त को मैंने अपनी थिंकिंग से चुना है, इसलिए मेरी दोस्तों के साथ आज ज्यादा बनती है. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द रिच पीपल हैव मोर फ्रेंड्स देन दे आर कनेक्टेड विद अपनी फैमिलीज के साथ. एग्जैक्टली, क्योंकि वो वेवलेंथ मैच हो जाती है. वेवलेंथ नहीं जी, वेवलेंथ जरूरी नहीं, आदत मिलते हैं. चाहे जुआ खेलना है, चाहे रोज पिक्चर जाना है, किसी भी वजह से अच्छे आदमी हैं तो उनको अच्छे मिलेंगे दोस्त. दारू पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं. बिल्कुल सही. ये सारे दोस्त खराब नहीं होते, सारे अच्छे नहीं होते, हर तरह के लोग. ये तो आपके ऊपर है कि आप संगत कैसी चाहते हो. तो सर थोड़ा सा एक मूड को चेंज करने के लिए मैंने एक आपकी किताब देखी, अभी पढ़ी तो नहीं, वो पढ़ूंगा. उसका नाम है मैखाना, और शराब आप पीते नहीं है, तो टी टोटलर आदमी ने मैखाने नाम की किताब लिख दी. ये कैसे हो गया? बात यह है कि इस मैखाने नाम का ताल्लुक बहुत गहरा मेरी ज़िंदगी के साथ है. मेरी जो डायल फैक्ट्री की बेस है वो यही मैखाना ही है. मैं लंदन में अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में गया, मुशायरा था, तो वहाँ कोई सज्जन
स्टेज पर आए, वो कोई शेर पढ़ रहे थे। और मेरे को क्योंकि शेरों का शौक था, और वो लिखी हुई मेरे गुरु फिराक गोरखपुर की थी, और वो गलत पढ़ रहे थे। मेरे मुंह से निकल गया, यार इन्होंने गज़ल का सत्यानाश कर दिया। अच्छा। तो मेरे साथ कोई लोग थे, मेरी उम्र भी ऐसी थी, पागल था मैं, 26-27 साल का था। तो साथ में कोई दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोला, ए रामलाल जी, उनका साला था वो, आप जरा चुप कर जाओ, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप गलत। मैंने कहा सर क्या बोल रहे हो यार, मैं तो अपने पार्टनर से बात। वो सारे लोगों ने तालियां बजाई कि जी ऊपर आओ स्टेज पर, बताओ जी कैसे गलत था। मैं स्टेज पे आ गया। अब मैं पहली बार इतने पब्लिक, लंदन में सारे पब्लिक बैठे हो, क्या करता, थोड़ा तो घबराया। तो अपनी झेप दूर करने के लिए मैंने बोला कि साहब आप लंदन में रहते हो, उर्दू ज़ुबान वहाँ की है, थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। जैसे हम पहले बोलते थे कि साली आधी घर वाली, आज वक्त बदला है, आज बोलते हैं कि देवर जो दे घर का वर का काम। मैंने कहा पहला शायर लिखता था कि जायद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। बिल्कुल। तो मैं लिखता हूँ कि मैं नहीं पीऊँगा मस्जिद में बैठकर, एक ही बोतल है खुदा मांग न ले। तो वो बोला जो आदमी था, बाद में बताऊंगा वो कौन था, कि बेटा ये कहानियाँ छोड़ो, असली बात पे आओ कि ये गज़ल कहाँ है। मैं कहा साहब ये गज़ल गलत नहीं है, आपके इन्होंने मक्ते को मतला बना दिया है। मक्ता होता है लास्ट शेर, मतला होता है बिगनिंग, इन्होंने एंड को बिगनिंग बना दिया, वो सारी उसका मज़ा चला गया। कहते जी आप बताओ कि ठीक क्या है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। इट वॉज ब्यूटीफुल। फिराक गोरखपुरी दारू पीते थे बहुत, तो जब पीते थे उनकी उम्र भी हो गई थी, लगता था कि आप बुलावा आ गया। तो वो शेर लिखते हैं कि मेरे अल्लाह ये क्या जलवा दिखाया तूने, ये पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। मेरे अल्लाह ये क्या जलवा दिखाया तूने, अमर रंग पे आई थी महफिल और बुलाया तूने। अल्लाह मियाँ जिंदगी जीने को दी, जिया मैंने, मेरी किस्मत में लिखा कि पीऊँ, पिया मैंने, ना पीता मैं तो लिखा तेरा ना गलत हो जाता। अल्लाह मियाँ ना पीता मैं तो लिखा तेरा ना गलत हो जाता, और तेरे लिखे को निभाया ये खता की मैंने। वाह। अब मैंने कहा जो मक्ता इन्होंने पहले बोला था वो शेर है कि तेरे हुक्म का बंदा, भगवान को बोल रहा है, तेरे हुक्म का बंदा चला आया हूँ मैं, अब बता कोई जन्नत में मैखाना बनाया तूने। क्या बात है। तो मैं अपने तलब कहाँ पूरी करूँ। वो जी तालियां बजी वहाँ हॉल में कि आपको बताऊं क्या हो गया। तो वो जो इंसान थे वो कौन थे, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इनटू स्विट्जरलैंड, मिस्टर धवन। तो वो उठे, उन्होंने मेरे को जफ्फी डाली कि बेटा मज़ा आ गया, क्या बात है। मैं समझा कि आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, पर ये तो आपने समा बांध दिया। तो क्या करते हो, मैंने कहा साहब मैं वॉच पार्ट्स का डीलर हूँ और डायल में डील करता हूँ। हाँ वाई डायल, वो यार स्विट्जरलैंड में एक कंपनी फैक्ट्री बिक रही है, तो मेरे पास ऑफर आई है। मैंने कहा सर मुझे रेफर कर दो। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री आई बॉट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। आई हैड नो मनी। अच्छा। आई हैड नो मनी। धवन ने मुझे इंडिया में लाइसेंस दिलवाया, धवन ने मुझे क्रेडिट एलसी खुलवाई, एलसी नहीं खुल सकती यहाँ, और इस तरह से भारत डायल की फैक्ट्री लगी। अब आपको मक्ता बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग था। सेम नाइट मैं दारू नहीं पीता, आपने कहा, तो शाम को 11 बज गए, मैं पीता नहीं, वो सारे मस्त अपना पीने में, मैं किनारे में बैठा था। तो मैंने, वो बोला मैं खाने वाला कि साहब 11 बज गए हैं, अब ये बार बंद हो जाएगी, किसी ने ऑर्डर देना हो तो दे दो। तो मेरे को चुस्की नज़र आई, तो मैंने माइक पकड़ा, मैंने कहा मैं खाने लाख बंद करें ये ज़माने वाले। वो सारे इकट्ठे हो गए, ओ मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। सर मुकर्रर, मैं फिर बोला मैं खाने लाख बंद करें ये ज़माने वाले, हमारे शहर में कम नहीं है नज़रों से पिलाने वाले। क्या वो बात जी है। वो सारे तालियां मारा। इतने में एक पिद्दा था एकदम पियक्कड़, बिल्कुल टुन, वो आया, मियाँ एक बार और। मैं कहा यार 2 बार तो पढ़ चुका हूँ, वहाँ एक बार और। मैंने फिर पढ़ा, मैंने कहा इधर भाई, तू जब ऊपर जाएगा डूम्सडे, तो ऐसे जाएगा तो अल्लाह मियाँ को बोलना कि मुझ जैसे टुन को, मुझ जैसे रिंद को हशर में बुला लिया यार। अब हशर बोलते हैं ना कि डूम्सडे, मुझ जैसे रिंद को हशर में बुला लिया यार, अब तो कोई इंतजाम हो जाए। तो
कहता है मियाँ अगर आपको खुदा ये पूछेगा ना तो एक सवाल तो हम भी करेंगे हमसे। ये क्या? और वो मेरा बाप था शायरी में, अच्छा। और मुझे शेर पढ़ा। कहता है खुदा अगर मुझसे पूछेगा कि बता तूने क्यों भेजी, खुदा अगर मुझको पूछेगा कि बता तूने क्यों भेजी, तो मैं भी साफ कह दूंगा कि पैदा तूने क्यों की थी। That was the basis of my industry in India. वाह। It was इसलिए इस लैंग्वेज का मेरे ऊपर इतना एहसान है कि मैं ये किताबें, आजकल लोग शेर व शायरी लिखते नहीं, शायर बेचारे गरीब आदमी हैं, जी जी उनके जी। पास दौलत नहीं है लिखने के लिए। बशीर जी। बद्र है, उनकी किताब मैंने छपाई, उनके पास नहीं है पैसे के लिए। तो जो शायर हैं, इसलिए मैं किताबें लिख के बांटता हूँ जी। ताकि ये जो उर्दू का कमाल है ये कायम रहे। सर जो मैं आप तो उर्दू शेर में इतनी बड़ी बात इतनी सी लाइन में लिख सकते हो, कोई और जुबान नहीं। हिंदी है, जी हिंदी में अपना, जैसे मैं 2 लफ्ज़ बोलता हूँ, आपने एक क्वेश्चन किया था कि आजकल ये शादियाँ या क्यों नहीं होती, उसका सबसे बड़ा, अगर आदमी एक नुस्खा लिख ले, जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है, मुझे प्रभु ने जो दिया हुआ है वो काफ़ी है। जिस दिन आपको ये आ जाएगा ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है, यही है दौड़ आज के इंसानों की कि तेरे घर से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने अपनी ज़रूरियात को बढ़ा लिया है। तो मेरी तौफीक है कि नहीं, मुझे गाड़ी भी चाहिए, बीवी बोलती है, उसके बाद सबको बजाय तुम्हारे से क्या टुच्चे हो बिल्कुल तुम्हें। बच्चे भी बोलते हैं पापा उनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास तो स्कूटर भी नहीं है। तो दी जजमेंट ऑफ कामयाबी इज काउंटेड फ्रॉम द मनी यू हैव। तुम्हारी लियाकत की कोई वैल्यू नहीं। आज जो शायर हैं बेचारे, उनके पास लियाकत बहुत है। ये बरेलवी हैं जी बहुत बड़े शायर हैं। जी। एक सोज साहब है, उनकी डेथ हो गई। उन बेचारों को घर के लिए, कफन के लिए भी पैसे नहीं होते थे, आप बोलो। इसलिए मैं किताबें लिखता हूँ, मैं खाना, और मैं खाने में जो मज़ा है ना, मैं दारू तो नहीं पीता, पर कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम खाता है, बच निकलता है जो मैं खाने से वो तेरी आंखों में डूब जाता है। ओहो क्या बात है। ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं पीती। और मैं लिखता हूँ कि दुख्तरे राज, अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी ने दुनिया को नचा रखा है, अच्छा हुआ कि अंगूर के बेटा ना हुआ। है ना? इस पर तो इतने अच्छे शायर हैं। हाँ। मेरी वाइफ थी, बहुत सुंदर थी, तो मैं उसको लिखता था कि उसकी आंख नींद में जब गुलाबी हो जाए, उसको नींद आई होती थी तो आंख ना गुलाबी हो जाती, नशे में उनकी आंख जब, नींद में जब उनकी आंख गुलाबी हो जाए तो सानी भी उसे देखे तो शराबी हो जाए। क्या बात है। अपने जमाने में सर आप अच्छे फ्लर्ट रहे होंगे। हो नहीं, मैंने कभी, तो आपको बोला फ्लर्टिंग ना, की नहीं लेकिन। नहीं फ्लर्टिंग तो बहुत की, नजदीक नहीं गया। हाँ वो लेकिन फ्लर्टिंग तो चलती चुस्कोरा है सर। जबरदस्त, हाँ। चुस्कोरा। मेरी बीवी बोला करती थी कि अगर अशोक जी प्रेगनेंसी बातों से होती है ना तो आधी दुनिया प्रेग्नेंट घूमती होती। क्या मैं जोक भी ऐसे सुनाता था, एक नॉन वेज भी है और वेज भी है। कोई आदमी रहता था अमेरिका में ना, एक वो है टेक्सास, तो वहाँ जो नेबर है ना वो 100 किलोमीटर दूर है। तो एक कर्नल साहब गए, रात को प्लेन खराब हो गया, तो उन्होंने खटखटाया तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की निकली। तो कर्नल साहब कहने लगे कि मैडम मेरा प्लेन खराब हो गया है, तो कहना है स्पेंड द नाइट हियर। वही कर्नल साहब मेरे पास एक ही बेड है, आप शेयर कर लो। और आप तो कर्नल साहब की तबीयत तो बहुत होती रही पर हिम्मत नहीं पड़ी। सुबह उठे तो देखते हैं बाहर ना 30 मुर्गियाँ 30 मुर्गे वो दाना चौग रहे। तो कहता मैडम ये 30 मुर्गियों के लिए तो एक ही मुर्गा काफ़ी था, तो आपने 30 मुर्गे क्यों रखे हो? कहते कर्नल साहब मुर्गा तो एक ही है। तो बाकी कहता बाकी कर्नल है। देखिए आज जिस व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं, सर के साथ, अशोक सर के साथ, इतने इंटरेस्टिंग और इतने जबरदस्त इंसान हैं और साथ ही साथ सक्सेसफुल और दयावान। बहुत सारी चीजें और बोली जा सकती हैं, लेकिन सर इस पॉडकास्ट में सारे एंगल्स कवर कर पाना आपकी शख्सियत के पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं अपने जो भी दर्शक हैं उनसे बस एक दो चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि ये पॉडकास्ट में हम चाहते हैं कि आप बहुत कुछ सीखें, लेकिन अगर एक दो चीज आप लेके जाएं इन दी एंड, तो वो पहली चीज, सर ने जो बोला कि सब कुछ ऊपर से आ रहा है, सब कुछ भगवान दे रहा है, ये लेकिन भी वहीं से आ रहा है। ये भी वहीं से आ रहा है। जी सर, बिल्कुल। तो लेकिन उसके साथ साथ उस पे ये इस बात पे विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन उसके जीते जागते आपके सामने उदाहरण बैठे हुए हैं कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत किया था और इस चीज को मानते हुए आज वो कहाँ तक पहुंच गए। ऐसा होता है कि सर, ये विश्वास जो है ये एक दिन में नहीं आता। जी। आप बच्चा होता है, हम्म उसको आप हवा में फेंकते हो तो वो हंसता है, हम्म उसको रोना चाहिए कि कोई सहारा नहीं, हवा में है। हम्म तो वो हंसता क्यों है? कि उसको विश्वास है कि आप उसे पकड़ पकड़ लो। लेंगे। इसका कोई बेस नहीं है। हम्म प्रभु के ऊपर जो विश्वास है हम्म वो आपके खानदान से आएगा। माँ बाप मंदिर होके आते हैं, आएंगे, बोलो पाँव छुओ, जी। ये बहन है इसके आज पाँव धो, आज वो है, तो हम्म, आपके अंदर संस्कार बचपन से जागेंगे। बिल्कुल हमारे सही। मुस्लिम भाई इस हिसाब से बेटर हैं, हम्म जिनूनी हैं या किस तरह के भी हैं, 2 साल से उनको पता लगता है भाई अल्लाह है, माथा टेकना है, हम्म नमाज करनी है, यूं करना है। तो हमारे लोगों ने, चाहे मैं हूँ, हम्म हमने छोड़ दिया है बच्चों को। या अब बचपन से मैं शुरू आता था तो मेरा पोता मेरे पास आता था, पापा जी वो लंगड़े भूत की कहानी सुनाओ। हम्म तो रोज आता था, रोज वही कहानी सुनता था। हम्म और अगर कामा भी चेंज कर दो, नहीं पापा जी वहाँ ऐसे नहीं ऐसे था। तो एक लगाव था दादे पोते के। धीरे धीरे वो मिस्टर बीन्स आ गए, है ना। तो जो आपका से लगाव है, जो संस्कार होते थे थ्रू टीचिंग्स, हम महाभारत की कहानी सुनाते थे, जी। रामायण की कहानी सुनाते थे, तो लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता था। तो आज विश्वास कहाँ से आएगा? आप शुरू से उठते ही तो ये उठा लेते हो, इस पे गंद भी नजर आएगा, सेक्स बिल्कुल भी नजर आएगा। बिल्कुल। हमारे वक्तों में थोड़ा सा किसी का बदन यूं नजर आ जाए ना, तो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता था कि ओ सही बात है। ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनते थे। हम्म हमारे यहाँ बोला करते थे, एक लड़की ने अपने पट दिखा के हम्म 5 साल किसी से खेत चलवाया था। वक्त जो है चेंज, आज ये सब कुछ नंगापन है। हाँ, जो कपड़े पहनने में आपको ब्यूटी नजर आती है और नंगापन में नजर नहीं आती सही बात है। है ना। वक्त जो बदला है, विश्वास जो बदले हैं, वो विश्वास जो प्रभु में था पहले, वो सारे इन दोस्तों यारों कंजर खानों में हो गए। आप जो बोल रहे हो विश्वास का कोई परिभाषा नहीं है, ये आपके मन की भाषा है। लेकिन आज भी देख लेना, वहां तेरा कर्म, तेरा भरोसा काम आता है जहां मजबूर होकर आदमी से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जिस वक्त सब जगह हार जाएगा, आप बीमार पड़ा है, ऊपर जाने की नौबत तक आ जाएगी, इलाज नहीं हो सका, तब बोलेगा कि भगवान बचा ले। तो पहले भगवान कहाँ था? रहता है इबादत में भी हमें मौत का खटका, रहता है इबादत में भी हमें मौत का खटका। हम याद खुदा करते हैं कि कर लेना खुदा याद। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। जब कोई ताजा मुसीबत मुझ पे आती है खुदा, एक आदत है कि तुझको याद कर लेता हूँ। तो खुदा को अगर हर वक्त याद रखो तो वक्त आए ही ना। तभी मैं लिखता हूँ कि जिसको खुदा यहाँ बैठा है, आप कभी ध्यान करो, सच्चे दिल से देखो, आपके अंदर वैर विरोध अहंकार मोह माया पड़ी हो, भगवान कहाँ आएगा? जिसे अपने दिल में उसका पता ना मिला, उसे काबा में भी खुदा ना मिला। क्या बात है सर। सर ये जो डेप्थ आपकी आई है, ये इतना आप इतने वेल ट्रैवल्ड हो, आपने इतनी सारी बिजनेसेस किए और सिर्फ साथ में इस निचोड़ को आपने इन किताबों में डाला है। मैं दूसरी बात जो आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि हम किताब जो है उसके अमेजोन पे अवेलेबल है और हर जगह है, इसलिए नहीं कि ये कोई बुक का प्रमोशन है, या इसलिए नहीं कि सर वो एक कॉपी आप खरीदेंगे तो कुछ इकोनॉमिकली फायदा होगा, इसलिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि किताब अगर आप होते तो सर किताबें फ्री में भी बांट देते आपको, हमें मैं दी तो है। किताब बेच ही नहीं रहा। हाँ, तो किताब नहीं, लेकिन आपको जेन्युइनली पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ नहीं तो चुटकुले वाली किताब तो जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें एक जैसे सर मुझे अभी याद आ रहा है, मैं पढ़ रहा था कि अंग्रेजी कितने भी सीख लो, जब कुत्ता पीछे पड़ता है तो इंसान हाथ हट ही बोलता है। तो आपकी किताब से लिया मैंने। तो सिंपल वेरी सटल, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। 2-3 किताबें जो हैं हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। जी। एक बुक है वाई, वाई, इट इज अवेलेबल ऑन अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। वाई इज ए बुक, हम क्यों करते।
भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं, भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, कोई नहीं था। हमारा जन्म बार बार क्यों होता है, एक गरीब के घर एक राजा के घर पैदा क्यों होता है, एक ही जगह पर चार भाई पैदा होते हैं, एक ही मकान में, एक ही अस्पताल में, एक ही जगह चार आदमी पैदा हुए उसी टाइम, एक जी, सेकंड, जी। फिर भी तकदीर अलग अलग क्यों होती हाँ, कुंडली एक है, ही ये उनकी। सारे उसमें है जो जी जी, ये सर मेरे Why? दिमाग में आता था हमेशा कि अगर एक ही समय जब किसी की कुंडली बनती है तो लोग क्या बोलते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बता दो। नहीं, तो लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड वो भी हाँ, मानते हैं, मैं तो हाँ, कह रहा हूँ कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। एक छत है। वो किताब पढ़ो ना, मैं हाँ, जबानी बुलाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं जी जी बिल्कुल। 3 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? एक असली पापी कौन, अच्छा। इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज हैं जो आपको जैसे विश्वास बताया, ये स्टोरीज हैं जो बच्चों के, जो आप बोल रहे हो ना कि लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता, लेट देम रीड दैट बुक। हिंदी में असल पापी कौन है, वही किताब इंग्लिश में है कि पति डज नॉट हैव ए बीवी, पति शुड हैव ए पत्नी। पत्नी। अगर आप बोलते हो जी ये मेरी बीवी है तो साथ में डाइवोर्स भी आएगा, दिमाग में तलाक आएगा। शी इज माई वाइफ तो डाइवोर्स आएगा। लेकिन पति कहता है ये मेरी पत्नी है तो बता दो कोई वर्ड बनाओ, कोई वर्ड ही नहीं बना डाइवोर्स के लिए। इसलिए पति डज नॉट हैव ए बीवी, ही हैज ए पत्नी। ये वो असली पापी कौन का इंग्लिश वर्जन है। ये 3-4 किताबें बहुत, जोक तो है ही है, जोक्स तो है ना, कुछ पल हंसी के संग, बिल्कुल बड़े सिंपल जोक्स हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली गुड। हाँ, यस दे आर। एक बस स्टैंड पे खड़ा था आदमी, तो किसी पूछता है कि हाँ हाँ भाई साहब, हाँ ये, हाँ बस, हाँ कितने जानी, वो बड़ी उल्टी तरह देखा, वो बोला नहीं। फिर बेचारा तोतला फिर बोला भाई साहब हाँ बस, हाँ कहाँ जाएगी, साथ वाले ने बोला जा भाई गुड़गांव जाएगी। उसको बोला साले तेरे को 3 बार उसने पूछा तो जवाब नहीं दे सकता। कहना तो मैंने कोई मार खानी वो भी तोतला, कहता वो समझेगा साले मेरी नकल कर रहा, कहता तो मैंने कोई मार तो सिंपल थिंग, लेकिन सिंपल थिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। हाँ बट यू नो है। एक पेड़ के ऊपर तोता तोती बैठा है, ये किताब देखना, प्रेसिडेंट हमारे थे वेंकट रमनी, उनको जोक सुनाया तो उनके सारे दांत बाहर गिर गए ऐसे। एक तोता तोती बैठे हैं, तो नीचे बूढ़ा बूढ़ी, मैंने वेंकट रमनी को सुना रहा था कि आप जैसा बूढ़ा बूढ़ी आके बैठ गए, तो वो बूढ़ी बोलती है कि देख ऊपर, साले तू सारा दिन मेरे साथ लड़ता है, वो तोता कितने प्यार से तोती को चोगा खिला रहा है। कहता है चुप हरामजादी, उसकी तीसरी तोती है। तो कहता इतने में बुढ़ी को क्या हुआ, यहाँ उसके दांत गिरे, बुढ़ी ने कपड़े उतारे, डांस करने लगे। तो बूढ़ा कहता हो तेरा सत्यानाश, ये पब्लिकली क्या कर रही है। उसका मैं अपने बर्थडे सूट में डांस कर रही हूँ। उसका बर्थडे सूट तो ठीक है पर प्रेस तो कर ले, वटो वटो है कोई। उर्दू के इतने अच्छे जोक्स हैं। लेडीज बैठी होती है ना तो आदमियों की बड़ी मजाक करती हैं। एक दिन एक को कहने लगे कि नौकर को, मैडम ने कहा नौकर से अरे ओ बदतमीज, उसने दिया जवाब मैडम कि छक्का नहीं हूं मैं। मैडम ने कहा नौकर से अरे ओ बदतमीज, उसने दिया जवाब मैडम छक्का नहीं हूं मैं, जरा सोच कर किया हमसे कलाम, नौकर हूं आपका, कोई हस्बैंड नहीं हूं मैं। तो ये तो मेरी बीवी बड़ी खुश। तो मैंने कहा अब आया कि चली आती हैं देवी औरतें, चली आती हैं हर रोज ये ब्यूटी पार्लर में यूं, चली आती हैं हर रोज ये ब्यूटी पार्लर में यूं, मंशा इनका मान दे फिर हूर हो जाना, पर कौन समझाए इन औरतों को ये कि मुमकिन नहीं किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। तो बेटा अंत में आपको फिर दुआ देता हूं कि फकीराना आए हैं सदा कर चले, फकीराना आए हैं सदा कर चले, खुश रहो मेरे प्यारो हम दुआ कर चले। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मन तो करता है आपसे और बात करते रहे, लेकिन आपके समय को हम अब और नहीं लेंगे। एंड सारे दर्शकों से ये गुजारिश है कि जिस मुद्दे के लिए ये पॉडकास्ट हो रहा है कि आप सब हमारे साथ जुड़ो। मेरी अपील है पब्लिक को, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपके अंदर जो भी हुनर है, उसको डिस्प्ले करो। आप, मैं उस दिन देखा एक म्यूजिक का टीचर है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा, मैं आपको सुनाता हूँ उसका वायलिन। उफ,
क्या आवाज़ थी उसमें, बेचारा बहुत गरीब था, सिलोनी था। मैंने कहीं देखा था, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा। कोई भी टैलेंट आपके अंदर है जो आप चाहते हो, जैसे डॉक्टर साहब ने, कोई धर साहब ने कोई पेंटर बुलाया था, उसने कहा मैं बच्चों को पेंटिंग सिखाऊंगा। कोई म्यूजिक जानता हो, कुछ अपने टाइम में से निकाल के कुछ इन गरीबों के लिए टाइम निकालिए। मेरी अपील है आप सबसे कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, वेदर इट इज़ म्यूजिक, वेदर इट इज़ सोशल सर्विस, वेदर इट इज़ धर्म कर्म का कोई हो, वेदर इट इज़ लेक्चर अबाउट रामायण महाभारत, बच्चों को ज्ञान देने का, हमारी संस्था में आइए। किसी न किसी टाइम से हॉल हम आपको देंगे, खाना पीना हम आपको देंगे। आप वहाँ के बच्चों को, लोगों को, पब्लिक को कोई ना कोई जो आपके अंदर गुण हैं वो उनको बताइए, बहुत मेहरबानी होगी। और आप देखना कि जितनी मदद आप हमारी संस्था की करेंगे उससे 100 गुनी मदद भगवान आपकी करेगा। एक आदमी था, उस सेठ ने बोला कि शाम को जो भी गरीब आदमी आएगा लाइन में लगेगा, मैं उसको भर के दूंगा जो मांगता है। एक बेचारा आया, उसका 5 बजे का टाइम होता था, 5 बजे बंद, तो वो लास्ट बारी उसकी आई तो 5 बज गए थे, बंद हो गया। वो खड़ा रह गया, उसको कुछ नहीं मिला। अगले दिन वो आया, उसने कहा मैं जल्दी जाता हूँ तो सबसे पहले आऊँगा। पीछे वाला देखा लंगड़ा है, तो उसने कहा भैया मेरे से खड़ा नहीं होता जा रहा। करते करते फिर 5 बज गए, उसकी फिर बारी नहीं आई। तो अल्टीमेटली राजा ने पूछा आगे, तुम रोज़ आते हो और तुम रोज़ आके चले जाते हो, तो क्यों खड़े रहते हो? उसने कहा साहब आप जो कर रहे हो मैं भी कुछ कर रहा हूँ। उसका मैं तो दान कर रहा हूँ। कहते मैं भी दान कर रहा हूँ। उसका मैं तो दौलत दे रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं अपनी बारी दान कर रहा हूँ। सच बात है। मेरी बारी आ गई लेकिन मैं वो अगले को दे रहा हूँ, मैं वो दान कर रहा हूँ। तो आपके पास जो कुछ भी है उसको किसी फॉर्म में, मेरी अपील है, किसी फॉर्म में सामने लाइए। धन, तन, मन जो भी आपके पास है। रोज़ आते हैं, कोई म्यूज़िक हो रहा होता है, कोई आके योगा करवाता है। इसी तरह से जुड़े रहिए ताकि बुज़ुर्गों का दिल भी लगे। जो बच्चे आ जाएंगे कंप्यूटर सीखेंगे, उनके लिए कुछ और एंटरटेनमेंट की चीज़ लाइए ताकि दुनिया का एक माहौल ऐसा बन जाए। वो मैं ज़मीन अपनी जितनी बोलो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ मैं अकेला आदमी कितनी दूर जाऊँगा, मेरी परिवार कितनी दूर जाएगा। अगर लोग जुड़ जाएंगे मेरा हौसला भी बढ़ेगा और अपने अपने टैलेंट लाओगे तो ये ज्ञान भी बढ़ेगा और संस्था भी बहुत दूर तक जाएगी। तो सर इसी के साथ हम भी एक और कमिटमेंट करना चाहेंगे सर आपसे, और ये कमिटमेंट ऑन कैमरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको वैसे भी ऑफ कैमरा था तब भी पूरा करते हैं। तो धर सर की मदद से सर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है गोतेजू, बेसिकली हम एक ट्रेनिंग कंपनी है। हम कॉर्पोरेट्स में हर जगह ट्रेनिंग्स करते हैं और हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो सर्टिफाइड हैं। तो सर एआई आज की डेट में इज कमिंग वेरी बिग। तो मेरे पास सम ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स आर देयर फॉर एआई। तो मैं धर सर के साथ कोऑर्डिनेट करके पहली चीज ये कमिट करता हूँ कि जो बच्चे जिनको आप कंप्यूटर सिखाएंगे, सबसे पहले तो मैं ट्रेनिंग लूंगा सर। बिल्कुल, तो आप भी, और वो सबके लिए जरूरी है। और आप बैठना चाहें, अमेजिंग है एआई, और उसमें हम ट्रेनर्स एक शेड्यूल लर्निंग। Wonderful, I've learned quite a lot. Wonderful, sir. So because you are, I mean, you would have, when you are saying that you are learning, you would be a champion. मुझे पता है। नहीं, मैं लर्न प्रॉपर करना चाहता हूँ। राइट सर। तो उसका एक कोर्स बना के हम वहाँ पे, अगेन उसका कोई चार्ज नहीं, यहाँ वो काम आएंगे जो कल आए थे लास्ट। कल बैठे, मैं नाम बताऊँ आपको उसका। वो आप सर, वो तो हम लोग सर्च कर लेंगे। हमारे पास कंप्लीट ट्रेनर है, कोर्स है, उसका हम कोई चार्ज नहीं करते। हम पहली चीज ये है, एक तो कमिटमेंट ये करते हैं कि हम वो ट्रेनिंग करेंगे। The very fact that you are here ना speaks volumes. बोलने की जरूरत नहीं। I have seen you dedication, कल मुलाकात हुई, आज यहाँ भी आ गए, इससे ऊपर क्या चाहिए सर? तो ये कराने अच्छा वाला फिर वही है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान। अच्छा सर, फिर बात याद रखना, भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हो? हम आपके पास आते हैं, मैं बैठा हूँ तो मैं बोलूँगा यार तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है। क्यों? कि तू नहीं बुढ़े साले, तू 87 में तू तो लगता है नहीं, सबसे जवान लगता है। ये भावना है ना। तो हम भगवान को फूल देते हैं कि प्रभु मैं तेरे चरणों में एक चीज डाल रहा हूँ जिसमें क्या खूबी है। वो शाखे गुल पे रहें या किसी की मैयत पर, चाहे डाली पे लगे हों चाहे किसी की मौत के ऊपर डाल दो, वो शाखे गुल पे रहें या किसी की मैयत पर, चमन के फूल तो आदि हैं मुस्कुराने के। क्या बात है ना। मरते मरते भी अपनी खुशबू लुटा गए, मिटते मिटते फूल को पाँव के साथ रौंदो, मिटते मिटते भी अपनी खुशबू लुटा गए। सीखा नहीं इंसान ने फूलों का चलन अभी। तो हम कहते हैं कि प्रभु तेरे चरणों में ऐसी चीज डाल रहा हूँ जिसको लोग गालियां दें
तो भी वो खुशबू देता है, अर्थी पे डाल दो तो भी हंसता रहता है। मेरा जीवन भी ऐसे बना, क्या इस बात। भावना से हम वो देते हैं। और सर एक चीज़ और हम करना चाहेंगे वहाँ, अंशुल, ये आपके लिए, जैसे ब्रांडिंग हंक्स के लिए, आपके लिए, कि हम इस पर सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसी वो नहीं है, कि अगर बच्चों को हम वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन, है ना, कंटेंट क्रिएशन सिखा सके, कि जैसे जो अच्छे काम हो रहे हैं फाउंडेशन में ही अपने या अपने वो उसकी रील बनाए, उसको बेसिक एडिटिंग हम सिखा दें, और वो सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो बच्चे, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे अगर सर वो काम को डालेंगे तो वो 100 से 1000 रील हजार, पढ़ेंगे, क्या बात है, और उससे मैसेज और पहुंचेगा। ब्यूटीफुल आइडिया। राइट सर, तो ये हम कर सकते हैं। और उसमें क्या, आप उन बच्चों को यूज भी कर सकते हैं जो उसमें अच्छे बच्चे हो, वो आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, आप उसको एज एडिटर, एज इंटर्न यूज कर सकते हो। आप जैसे ये जो काम कर रहे हो इसके लिए आप यूज कर सकते हो, तो वी कैन डू दैट, क्योंकि वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। तो ठीक है, आई थिंक हमने ऑफिशियली तो एंड कर ही दिया है पॉडकास्ट को।